podcast is all for investors, also for people who have scaled their businesses. कोई भी बिजनेस फाउंड करने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप जाकर के एकदम रिस्क को फेस करें। हर आदमी सोचता है कि फेलियर इज ऑल्सो गुड। How did you think कि नहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए या फिर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एंड आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया? So नमस्कार देवी और सज्जनों, a warm welcome to this podcast. We have a special guest with us, VL Mittal sir. He is the founder of Sasta Sundar and various other ventures. A warm welcome sir to this podcast. I'm really happy and grateful to have you and have a discussion with you on various things. And friends, मैं बताना चाहूँगा ये podcast is not just for students, for entrepreneurs who are starting their journey, but this podcast is all for investors, also for people who have scaled their businesses, because यहाँ सर अपने लाइफ जर्नी बताने वाले हैं, अपनी सीक्रेट शेयर करने वाले कि कैसे उन्होंने इतने सारे वेंचर्स को स्केल किया, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया फ्रॉम सस्ता सुंदर, माइक्रोसेक टू हिज वेरियस न्यू एम्पायर्स विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू शेयर विद अस। तो सर मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से चालू की, कैसे चालू की एंड टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड फिर आपने कैसे आगे एजुकेशन किया। आई थिंक यू हैव मोर देन 3-4 प्रोफेशनल डिग्रीज ऑल्सो। तो सर हमारी ऑडियंस पहले उसको जानना चाहेगी सो दैट वी नो मोर अबाउट इन डिटेल। Oh, thank you, Dugari. Thank you so much for giving me this opportunity to present my life before all of great listeners of this podcast. So मैंने I started my life in my village Dhaka in district Rajasthan, state Rajasthan and district Sikar. एंड मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई और उसके बाद मैं कलकत्ता आया 1988 में। उसके बाद मैंने यहाँ से CS कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई की, फिर 8 साल मैंने जॉब की, फिर मैंने एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी माइक्रोसेक फाउंड की एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट वेंचर था सस्ता सुंदर। सो ये था, बड़ा अच्छा जर्नी रहा, बड़ा अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई जर्नी। ग्रेट सर, इट्स अ रियली इंस्पायरिंग जर्नी कि आपने राजस्थान से गांव में आके, उस गांव से स्टार्ट करके कलकत्ता में आके इतने सारे आपने वेंचर्स किए। तो सर जब आप कलकत्ता आए राजस्थान से, ऑफ कोर्स एक टफ जर्नी रही होगी। राजस्थान में गांव में रहता, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट कलकत्ता आके आपने उस समय 90s 70s 80s में चालू किया, आपने एजुकेशन की, आपने इतनी सारी डिग्रीज की और उस समय उतनी एजुकेशन की इतनी वैल्यू भी नहीं थी। तो हाउ डिड यू गेट दैट इनसाइट कि नहीं मुझे एक प्रॉपर डिग्री करनी है, फिर मुझे प्रॉपर एक प्रोफेशनल जॉब करना है, देन मे बी हाउ यू मैं वो जर्नी भी जानना चाहूँगा कि आपने जॉब से कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो वी वांट टू नो दैट जर्नी इन लिटिल डिटेल्स, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गाँव से बड़े शहरों में आते हैं और उनके भी एस्पिरेशंस रहते हैं, उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं। तो वो आई थिंक काफ़ी उन पे इंस्पिरेशन लेंगे। तो इफ़ यू कैन टेल अस इन डिटेल्स कि आपने कैसे वो किया। देखिए, इसका श्रेय मैं मेरे फादर को देना चाहूँगा। वो यहाँ पे टेक्सटाइल ट्रेडर थे कलकत्ता में। तो उनको ये लगता था कि भाई उनके पास चॉइस नहीं है, या तो उनकी जो संघर्ष भरी लाइफ थी, आप ये समझिए कि फादर यहाँ रहते हैं और पूरी फैमिली ढाका में, तो फैमिली से बाहर रह के एक छोटा मोटा व्यापार से कमाना, फिर खाली 15 दिन राजस्थान में जाना, तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उनको ये था कि भाई मैं मेरे बच्चे को इस संघर्ष से निकालने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं, मेरे दर्शकों को भी बता दूं कि अपने एक लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, इकोनॉमिकल वाइज उसमें विजडम ही काम आता है वहाँ से थोड़ा अप जाने के लिए। तो 80-90% जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू अपर क्लास, और फ्रॉम ए इकोनॉमिकल स्ट्रगलिंग लाइफ टू ए गुड लाइफ, ये इसका 90% केस में एजुकेशन से संभव है। 100% सर, 100%। इसलिए ये था कि भाई एजुकेशन किया जाए। अब एजुकेशन क्या किया जाए, इसमें चॉइस थी। तो अब मेरे पास तो आई आई वाज हैविंग लिमिटेड मनी एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। तो इसमें सीए का एक ऐसा कोर्स था जो अपने बिना खर्चे के मतलब कर सकते थे, और जो इजीली अवेलेबल था, और बड़ा बाजार में उसका सेटअप भी था। बड़ा बाजार लाइब्रेरी, खलवासिया हॉस्टल, पोदार छात्र निवास, सर्किल, सब दोस्त लोग भी हमारे जहाँ चाहे तब बहुत सारे सीए पंप थे जहाँ मैं आर्टिकलशिप कर सकता था। तो एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसमें ये सब काम ईजी होता गया। इसलिए बस अपने सीए कर लिए और अच्छा ही रहा, और सीए करके जर्नी भी अच्छी रही। तो यही है मैं इंस्पिरेशन। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टेक अवे एंड ग्रेट मैसेज बाय बीएल मित्तल सर कि आपको एजुकेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टुडेज एरा, जहाँ पे
एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने उस टाइम पे सोचा तो बहुत आई थिंक उनकी अहेड सोच थी। एंड डेफिनेटली एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोइंग योर लाइफ, नॉट जस्ट बाय नॉलेज बट आपको काफ़ी सारे एवेन्यूज ओपन करता है। तो सर वंस यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन ऑफ कोर्स हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद का बिज़नेस चालू करो और या फिर आप जॉब करो टू गेन सम एक्सपीरियंस, टू हैव योर सम कैपिटल। एंड वो एक सेफ ज़ोन थोड़ा हो जाता है कि आपने जॉब किया, आपने एक्सपीरियंस लिया एंड देन यू स्टार्ट अप योर बिज़नेस। सो सर आपने उसके बाद कैसे, कहाँ जॉब की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा एंड देन हाउ डिड यू कन्वर्ट दैट फ्रॉम योर जॉब टू स्टार्टिंग अ बिज़नेस? बिकॉज़ आई थिंक वो एक काफ़ी सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो जॉब कर रही है आज के दिन में बट उनको अपना बिज़नेस चालू करना है। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फॉर देम एंड वो फिर उनसे मे बी शायद इंस्पिरेशन लेके, आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेके वो भी आगे बढ़ पाएँ। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे भी क्वेश्चन था क्योंकि मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस था और एंटरप्रेन्योरशिप भी थी। तो 1992 में सीए आया तो हम उस समय फाइनेंशियल सर्विस कंपनियाँ बहुत बहुत बढ़िया कर रही थी। जैसे कलकत्ता में भी सीआर बंसाली था, बैंकिंग लाइसेंस मिला था। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियाँ विथ मर्चेंट बैंकिंग इट वाज़ ए अभी जैसे अभी माहौल है वैसे उस समय माहौल था। तो लगा कि फाइनेंशियल सर्विस कंपनी करें, पर अभी ये कि हमने कहा कि भई एक नीश कैसे पकड़ा जाए? तो नीश ये भी था कि भई कलकत्ता में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी भी नहीं है जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को हेल्प करे। पर ये था कि भई अब बाज़ार में आ जाएँगे तो अब आपको डाटा कौन दिखाएगा? कि डाटा तो देखना ज़रूरी है, आपको कोई डाटा देगा तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करोगे। हम जाके बोलेंगे अभी 50 करोड़ का हम आपको आईपीओ लाएँगे तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक तो ये चैलेंज था कि भई एक अपने अंदर में एक ऐसी स्किल सेट, एक एक्सपर्टीज़ कैसे डेवलप की जाए जिससे फर्स्ट 3-4 क्लाइंट मिले, ताकि हम एक बैकग्राउंड में आए, वो एक चैलेंज था। सेकंड चैलेंज ये था कि भई हमारे घर की जो इकोनॉमिक सिचुएशन वो ऐसी की जाए जिससे वो एक फाउंडेशन मिल जाए बहुत स्ट्रॉन्ग और वहाँ से हम चले। तो दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैं ये चैलेंज लगा कि भी इसको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। 5 से 10 साल के बीच में कहीं जॉब करनी चाहिए और इसका एक्सपर्टीज किया जाए। तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊँ कि एमपी बिरला ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ टैक्सेशन डिवीज़न में। उसी समय एक दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी डबल सैलरी में सिलेक्शन। ओके। तो मैंने सोचा कहाँ जो पर ऐसा विज़न, मतलब ऐसा एक पर्पज़ ऑफ लाइफ़ में कहाँ काम आता है। तो अब किसी के पास मैं जाऊँगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम माँगने के लिए तो देगा कि नहीं देगा, पर किसी को मैं बोलूँगा कि देखो मैं तुम्हारा 10 करोड़ रुपए इनकम टैक्स बचाता हूँ, तो तुरंत बुलाएगा, बोले बचाओ। एक बार आप किसी से लाडू लीजिए फिर उसको बोलिए आधा लाडू दे दो तो उसको तकलीफ होगी। पर आप बोलोगे नहीं मैं आधा लाडू और उस समय टैक्स रेट भी वो था ही नहीं। तो मैंने कहा ये सुनहरा अवसर अपने टैक्स में एक्सपर्टीज़ करते हैं और टैक्स को लेके अपने एंट्री करेंगे एंड फिर अपने नेशनल बैंकिंग करें। ओके। तो इस मॉडल के लिए फिर मैंने आधा सैलरी में बिरला कॉर्पोरेशन में जॉइन किया बिकॉज़ मेरे को टैक्सेशन सीखने का मौका था। अ, और मेरे को बहुत अच्छा से मेरे सीनियर्स ने सिखाया टैक्सेशन का काम। उस समय हमारे एसएन प्रसाद, सीआरपी पंसारी जी, ये बहुत मतलब ग्रेट इंस्टीट्यूशंस थे जिनके जिनके नीचे में मेरे को काम सीखने का मौका मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरू के आपके 10 साल होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्किल सेट आप सीख लो। कोई भी बिज़नेस करने के पहले वो एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आपको ये तो होता है ना, वो रोज़ी-रोटी की चिंता नहीं होती, वो उससे आप फ्री हो गए। करेक्ट। फिर आप स्केल कर पाते हो। तो वो मेरे को बहुत-बहुत हेल्प किया और फिर मैं जब आया तो मैं एक टैक्सेशन में आप कह सकते हो कि एक मोटा-मोटी एक्सपर्ट था। वाओ! तो उसके बाद मैं जहाँ भी जाता वहाँ मैं टैक्सेशन से चालू करता और लोगों को लगता है ये तो बड़ा अच्छा है, मेरा 5-7 करोड़ बच रहा है। तो वहाँ से मेरी रिलेशनशिप बसती बनती है और उसको फिर मैंने मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ में यूज़ किया। तो वो स्ट्रैटेजी बहुत काम आई और पता नहीं कैसे भगवान ने उस समय माइंड में दे दिया था, तो मैं उतना मैच्योर नहीं था। बट दैट स्ट्रैटेजी हेल्प्ड अ लॉट और मैं आज के एंटरप्रेन्योर्स को ये बताऊँगा कि एक को खास बात अपने अंदर ज़रूर पैदा करें, जिससे आप में वो कमर्शियल वैल्यू सामने वाले को नज़र आए। वो नज़र आएगी तो आपकी डिमांड रहेगी और जो आपकी डिमांड रहेगी तो आपकी सब जगह आपको एंट्री के द्वार खुले हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी, वेरी इन डेप्थ आंसर मैं कहूँगा बिकॉज़ 2 चीज़ें सर ने आई थिंक मैं ये बिगेस्ट की टेक अवे कहूँगा इस जो कन्वर्सेशन हमारा अभी जस्ट हुआ, कि एक तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं अपना जॉब राइट, आप ये मत देखिए कि आपको सैलरी कहाँ ज़्यादा मिल रही है, आप ये देखिए कि आपको एक्सपीरियंस और सीखने कहाँ ज़्यादा मिल रहा है बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वो आपके लिए एक आगे जाके बहुत बड़ा एसेट बनता है। एंड सेकेंडली फॉर एंटरप्रेन्योर्स आपको बहुत सारे आइडियाज़ तब या आपको बहुत सारे कस्टमर्स तब मिलेंगे जब आपके अंदर कोई यूएसपी हो या आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ हो जो कस्टमर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे एंड यू शुड ऑलवेज आपको मेहनत करनी चाहिए वो चीज़ डेवलप करने के लिए एंड उसी के बाद आपको फुल फ्लेजेड बिजनेस में उतरना चाहिए। आई थिंक दिस इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे जो हम आज के अभी इस कन्वर्सेशन में हमने किया, राइट? तो सर आपने वो जॉब की 8 साल, आपको डेफिनिटली दैट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट या हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं कि मारवाड़ी को छोड़ो बिज़नेस ही कर सी, राइट? तो वो शिफ्ट जो आपने सोचा कि नहीं अब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं जॉब छोड़ूँगा, एक फिक्स इनकम छोड़ूँगा, बिकॉज़ हमारे घर में 2 तरीके के व्यू रहते हैं। हमारी मम्मियाँ बोलती है कि ना बच्चों ने जॉब ही करना चाहिए, एक फिक्स सैलरी आवे तो घर में बहुत अच्छी चीज़ है। बट हमारे पापा या हमारे ग्रैंडफ़ादर जितने भी जेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं बच्चों ने तो थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए और आगे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, अपने पापा के बिज़नेस में आना चाहिए। तो उसपे आपके सर काइंड व्यू है थोड़ा हमारे, बिकॉज़ हमारे काफ़ी मारवाड़ी ऑडियंस भी है और हम दोनों मारवाड़ी ठहरे, तो उसपे हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपका व्यू। देखिए, इसमें मेरा बहुत जैसे मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। मेरे को बुकिश नॉलेज नहीं है या कोई थ्योरेटिकल नॉलेज भी। प्रैक्टिकल नॉलेज ये होता है कि आपका आपका एम्बिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर प्रैक्टिकली आपका किचन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने अपने घर को देखना, अपनी वाइफ को देखना, बच्चों को देखना, वो आपको किचन में तो आपको महीने के महीने पैसे देने हैं, डेली आपको खर्चा भी देना है। तो उसको कोई भी बिज़नेस फाउंड करने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप जाकर के यू नो अ, एकदम रिस्क को फेस करें। बट बिज़नेस होता है रिस्क को मैनेज करना, रिस्क लेना बिज़नेस नहीं है मेरे हिसाब से। तो रिस्क को मैंने कैसे मैनेज किया तो मैं चूँकि इनकम टैक्स में एक्सपर्ट था, तो मैंने कहा कि भई अपने को साथ में 6 दिन अपने जॉब करते हैं। तो साथ में 6 दिन जॉब करते हैं तो 3 दिन तो अपने बाहर आकर के क्या करते हैं, 3 दिन अपने फिक्स रिटर्नशिप साइन कर लेते हैं। तो 3 दिन अपने हिसाब से काम करेंगे, 3 दिन अपने महीने की मैंने सैलरी के हिसाब से काम करेंगे, वो रिटर्नशिप कर लीजिए। तो मैंने वैसे ही किया। तो उससे क्या होता था कि भई 3 दिन में जो पैसे आते थे, उससे मेरे घर के सारे खर्चे निकलते रहते थे। और 3 दिन में अपने जाकर के 3-4 जगह फिक्स आप काम करते हो। चूँकि मैंने कहा कि इस समय हर समय आपकी यूएस भी बहुत काम आती है। क्योंकि टैक्स में मेरी एक्सपर्टीज़ थी, तो वो लोग चाहते थे कि मैं जाऊँ। क्या तो और उससे रिलेशनशिप भी बनती थी। तो जो मेरे को मंथ टू मंथ रिटर्नशिप आती थी, वो सैलरी से आप समझिए 6 महीने बाद डबल हो गई। ओके, तो मैं जॉब छोड़ के भी मेरी फिक्स मंथली इनकम सैलरी से डबल थी। ओके, उससे वो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, वो मेरे बिज़नेस को फंड भी कर रहा था। ग्रेट। तो ये जो फाउंडेशन जो होती है ना आपकी यूएसपी क्रिएट करने की, जो आपके लिए पैसा लाए, हुँ, हुँ। फिर आप रखोगे भी मैं कैसे जाऊँ? तो बिज़नेस जो है ना, वो बिज़नेस ऐसे हड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है कि आज ही मैं करूँ। बिज़नेस बहुत शांति से करने वाली चीज़ है, बिट बाय बिट। आप हर दिन कुछ करते जाइए, छोटा-छोटा ऐड करते जाइए, हर दिन ग्रो करिए। तो बिज़नेस को जैसे मैं हमारे ऑफ़िशियली हमारे इस ग्रुप की पॉलिसी भी एक ही चाइल्ड एज ए कल्चर है। तो बच्चे से सीखना चाहिए। बच्चा क्या होता है कि हर दिन ग्रो करता है धीरे-धीरे एंड देन ही ग्रोन अप लाइक ए मैन। राइट। तो बच्चे से सीखना चाहिए कि आपको कैसे इनोवेशन करें। बच्चा देखिए कैसे रिस्क लेता है। आप एक बच्चे को देखिए, वो बच्चा पानी में कूद जाएगा, आग में हाथ दे देगा बस के सामने, क्योंकि उसको पता है उसके आस-पास उसके मम्मी है, पापा हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी बचा लेंगे। तो वैसे अपने आस-पास जो आपको प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ रहिए और उन्हीं के साथ बिज़नेस करिए। तो आपको बहुत अच्छा आपका रिस्क भी मैनेज होता रहेगा और फिर हमेशा बच्चे की तरह इनोवेटिव रहिए। हर दिन कुछ नया सोचिए एंड बच्चे की तरह इम्पैक्टफुल रहिए। बच्चा जहाँ भी रहेगा इम्पैक्ट पैदा करेगा। तो आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करना चाहिए। आप जब बिज़नेस सोसाइटी करते हो, यदि आपका बिज़नेस आपके कस्टमर को इम्पैक्ट करेगा, सोसाइटी जो लार्ज इम्पैक्ट करेगा, नेशनल इंटरेस्ट के साथ इम्पैक्ट करेगा। तो इनोवेशन एंड इम्पैक्ट इसके 2 की फैक्टर है, जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ने में बहुत मदद। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक अगेन बहुत वर्ड्स ऑफ विज़डम मैं कहूँगा ये, बिकॉज़ ग्रेट जो हम बोलते हैं ना कि हम हमेशा एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हमारे पास्ट नॉलेज से सीखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी बात सर ने कही कि अगर आप बिज़नेस चालू कर रहे हो, राइट? सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने अंदर ऐसा एक यूएसपी डेवलप करो ताकि कस्टमर्स आपको बुलाएँ एंड मे बी वी कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। एंड देन मे बी आप जब कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आप अपना जो घर का आपका फिक्स एक्सपेंस है जो आपको हर महीने खर्च करना है वो अगर आप एटलीस्ट उसका डबल ओवरकम कर पाओ, देन यू मे बी आई थिंक कैन थिंक ऑफ लिविंग योर जॉब एंड उसके बाद आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। यस, बिजनेस पे रिस्क ज़्यादा है बट रिवॉर्ड्स भी उतने ज़्यादा है। आप बड़ा अपना वेंचर अगर कर लो तो देयर इज नो लुकिंग बैक, राइट? सो जितने भी लोग जो आई थिंक जॉब कर रहे हैं तो निराश ना होए,
सर ने भी आई थिंक आपने बोला 7-8 साल आपने जॉब किया बिरला ब्रदर्स में, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे एंड देन उन्होंने अपने वेंचर्स को स्टार्ट किया। तो आई थिंक सर अपने फर्स्ट वेंचर जो आपने चालू किया दैट इज़ माइक्रोसेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो माइक्रोसेक को का आइडिया आपको जैसे आपने बताया कि आया कि मैं फाइनेंशियल सर्विसेज दूँ, बट व्हाट वर द चैलेंजेस आपने इनिशियली फेस की? बिकॉज़ एज़ एन एंटरप्रेन्योर मैंने भी अपना खुद का बिज़नेस चालू किया, आई एम आल्सो इन द फाइनेंशियल लाइन्स, बट एज़ अ एंटरप्रेन्योर हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस इनिशियली फेस करने पड़ते। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और आपने कैसे उनको ओवरकम किया एंड यू बिल्ड माइक्रोसॉफ्ट सच अ बिग वेंचर एंड आई थिंक फिर आपने उसको एक अच्छे लेवल पे स्केल करके यू सोल्ड ऑफ योर स्टेक लेटर ऑन। तो वी वांट टू नो दैट जर्नी इन डेप्थ बिकॉज़ आई थिंक काफ़ी हमारे ऐसी ऑडियंस भी रहेगी जिन्होंने अपना फर्स्ट वेंचर अभी चालू किया या करने वाले हैं। तो उनके लिए आपका आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर रहेगा। ये मैं तो एक तो जैसे आपका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, आपने इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, कि पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भई जॉब करना और अपना काम करना दोनों बराबर चीज़ है। तो ये कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए कि कोई जॉब इंफीरियर है या मेरे को अपना करना ही, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, आप सुंदर पिचई को लीजिए जो गूगल के सीईओ हैं, वो जॉब करते हैं पर कोई एंटरप्रेन्योर से कम थोड़ी है। एकदम एब्सोल्यूट। तो क्या होता है कि जॉब में भी आपके बहुत सारे कैरियर है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही हुआ कि यू टेक एन अकाउंटेबिलिटी। यदि आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो तो आप को-फाउंडर भी हो सकते हो। अच्छा, आप यदि अपना बिज़नेस भी फाउंड करोगे तो भी आपको कैपिटल लगेगी। तो क्या होता है कि आपको आपको वैसी पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए कि आप कितने रिस्क ले सकते हो। बिज़नेस कभी भी कोई भी तरह का फाउंड करते हो तो बिज़नेस को एक फंडामेंटल रूल है कि स्टार्टअप करिए या कुछ भी करिए, उसमें एक फंडामेंटल रूल है, आपको रिस्क लेना नहीं है कभी भी। बुल आए तो बुल को पकड़ना नहीं है सामने से। रिस्क को हमेशा मैनेज करना सीखिए। आपसे बोल तो जैसे आप क्या करते हो कि भई अपने को ऐसा कोई बिज़नेस लगता है, जैसे मैंने एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी चालू की जो पीपल सेंट्रिक थी। उसमें कैपिटल के शुरू में ऐसा कोई नहीं था कि कैपिटल से चालू होगा। तो हमने कंसल्टिंग से चालू किया, फिर उसमें पैसे बनाए, फिर एनएससी, बीएचसी का मेंबरशिप ले लिया। तो कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस को स्लोली बिल्ड किए, हड़बड़ी करके नहीं किए। तो एक प्लानिंग हो सकती है। तो ये है कि पहली बात, आप कभी भी ये मत सोचिए कि जॉब खराब, आपको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, एकदम। तो आप वहीं पे आप ज़्यादा ईसॉप कमांड कर सकते हो, जहाँ रह रहे हो, वहीं पे आप स्वेट इक्विटी कमांड कर सकते हो। तो बिज़नेस का मतलब है कि आपको ओनरशिप मिलनी चाहिए, और आजकल तो जो भी स्टार्टअप्स बनते हैं, उनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हो। तो कैपिटल से पार्टनरशिप बिल्ड करनी नहीं, आपके पास कैपिटल नहीं है। बिकॉज़ बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट टाइम कंपाउंडिंग, जो आप देते हो अपना टाइम, एंड कैपिटल कंपाउंडिंग। आप इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कंपाउंडिंग है। कैपिटल अबंडेंस में है, टाइम लिमिटेड है। एक बंदे के पास 25 से 40 साल होता है काम करने के लिए, बस नहीं होता है। एकदम। वो लिमिटेड चीज़ है, और आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आपका टाइम यूनिक है। कैपिटल लगाने वाला तो 20 जगह कैपिटल लगाएगा, उससे एक जगह फेल भी हो गया तो दूसरा से कमा लेगा। ट्रू। आप अपने टाइम से फेल हो गए तो आपका 5 साल कभी रिकवर नहीं हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए टाइम कंपाउंडिंग और कैपिटल कंपाउंडिंग आप बैलेंस करते हुए रिस्क को मैनेज करिए, और उसमें लोग लोग रिस्क को जब इवैल्यूएट करते हैं तो गलत फहमी में रहते हैं बहुत बार, और रिस्क सोचते हैं कैपिटल की। मैं कहता हूँ कैपिटल की रिस्क बहुत कम है। यदि आप 100 नंबर देखते हो, 10% कैपिटल की रिस्क है, 90% रिस्क आप पे टाइम कंपाउंडिंग। तो आप जहाँ टाइम दे रहे हो, टाइम कंपाउंडिंग कैसे हो, वो ध्यान रखिए। तो इसको फेलियर और सक्सेस को मेजर करिए कि आप फेलियर सक्सेस को कैसे मेजर करोगे। आपने टाइम कंपाउंडिंग की, तो टाइम आप लगा रहे हो उसमें उसमें सक्सेस ये मेजर करते हैं कि भी कितना वेल्थ बना। वेल्थ दो तरह से बनता है, कैपिटल का वेल्थ बनना है जिसको आप काउंट करते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस का वेल्थ बनना। ट्रू। तो फेलियर भी होना है यदि, तो मेरे को कुछ सीख के होना है। यदि ये इस कंसेप्ट से आप टाइम दोगे तो आपको कभी फेलियर महसूस ही नहीं होगा, फेलियर होंगे भी नहीं। और जब भी आप फेल होंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपने शुरू के करियर के शुरू के 5 से 10 साल यदि वो आपने यूएसपी क्रिएट कर ली, तो हमेशा आपकी ढाल बन के सामने में रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि एक मारवाड़ी में एक लोकोक्ति भी है, राणा की ढाल। एकदम यानी तो ये जो युद्ध करने जाते थे ना, वो ढाल लेके जाते थे तलवार के साथ में रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो वो आपकी ढाल क्या है? वो आपकी ढाल है इस वार में आपकी स्किल्स है। तो आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ आपके ढाल के रूप में काम देती है, और आप आराम-आराम से काम करिए, स्लोली बढ़िए, बिट बाय बिट बढ़िए, तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। ग्रेट, ग्रेट। सो आई थिंक बहुत अच्छी एनालॉजी थी ये कि मतलब जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्केल अप करना है। यू शुड ऑलवेज़ स्टार्ट विथ लिटिल स्लो एंड देन वन्स यू आर एक्सपीरियंस्ड
आपको अच्छा टाइम मैनेजमेंट आ गया, नॉलेज आपकी ग्रोथ हो रही है, बिज़नेस में कस्टमर्स आ रहे हैं, देन यू ग्रो इट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात आई थिंक जो सर ने कहा कि आपके टाइम का कंपाउंडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन योर वेल्थ कंपाउंडिंग, बिकॉज़ आपके पास लिमिटेड टाइम है, राइट? आज आपकी वर्किंग एज सिर्फ 35 से 40 साल है, तो वो अगर आप अच्छे से कंपाउंड नहीं करोगे, देन लेटर ऑन यू विल नॉट बी एबल टू कैपिटलाइज़ ऑन इट। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। तो सर वापस आते हैं हमारे आपकी लाइफ के ऊपर। तो आपने माइक्रोस्केप को एक अच्छे लेवल पे स्केल किया, आपने बताया भी आपने इसे कैसे उसको स्केल किया। तो उसके बाद आपके एस्पिरेशन, आपके गोल क्या थे कि मुझे का या आपके विज़न क्या थे कि आपको कहाँ पे जाना है? मे बी आपको माइक्रोसेक को किस लेवल पे लेके जाना है और उस लेवल पे आप कैसे लेके गए? एंड उस पे आपकी टीम कितनी इम्पोर्टेंट थी? आपके जो लोग आपके साथ जुड़े थे वो कितने इम्पोर्टेंट थी? तो वो आई थिंक जानना चाहेंगे, बिकॉज़ आज के दिन में टीम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो, राइट? इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिज़नेस और आपने अगर उसमें आपके अंदर हायरिंग की, आपने को-फाउंडर्स दिए, तो वो कैसे लिए? आपको कहाँ से मिले? सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे से जानना चाहेगी डिटेल्स। देखिए, इस मामले में भी बहुत लकी था। तो हम लोग जब बिरला बिल्डिंग में रहते थे, तो रवि एंड राकेश दोनों ही मेरे पास आते थे। तो हम तीनों ने मिलके माइक्रोसेक फाउंड किया था। तो क्या होता है, को-फाउंडर का सबसे बड़ा रोल होता है कि को-फाउंडर आपके साथ है, तो को-फाउंडर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ भी है और आपके सामने में सच बोलने की क्षमता रखता हो। ट्रू, तब सही है, और आपके सच को सुनने की क्षमता रखता हो। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप को-फाउंडर के बीच में नहीं रहना चाहिए। एकदम। तो वो आपस में रिस्पेक्ट तभी आएगा जब ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो वो को-फाउंडर क्या होता है कि आपको अपने अराउंड आप देखेंगे तो आपको मिल जाएँगे को-फाउंडर, कौन आपके लिए फिट है। और नहीं तो जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करिए, फिर आपको रास्ते में मिल जाएगी। तो को-फाउंडर को आपको यू नीड टू पार्टनर विथ योर विज़न, मिशन एंड ऑब्वियसली योर ग्रोथ विथ देम एंड देन ग्रो बिगर। सो आप कुछ भी बिज़नेस चालू करिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी जर्नी, तो जर्नी करते-करते आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसा कोई शुरू में जब बिज़नेस फाउंड करते हैं तो इतना सोचना नहीं चाहिए क्या होगा, क्योंकि सोचने से कुछ होता नहीं है। सबसे अच्छा है कि यदि आप ये आइडेंटिफ़ाई करें कि वो आपके पास यूएसपी है और सेकंड आपके पास टाइम कंपाउंडिंग है। ये मत सोचिए, यदि टाइम कंपाउंडिंग है और यूएसपी है आपके पास, तो आप कैपिटल आपको अबंडेंट है, कैपिटल मिल जाएगी। कैपिटल के लिए आपका धंधा नहीं रुकेगा। आप विल गेट लॉट ऑफ पीपल टू पुट कैपिटल बिहाइंड इट। तो आप टाइम कंपाउंडिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर कैपिटल कंपाउंडिंग आके उसको स्केल मारेगी एंड बोथ टुगेदर विल बी बिगर। तो आपका टाइम कंपाउंडिंग आपका पर्पज़ में दिखेगा और कैपिटल कंपाउंडिंग आपका वेल्थ क्रिएशन में दिखेगा। ट्रू। तो अल्टीमेट रिजल्ट है। तो मैं मेरा उदाहरण दूँ कि भी माइक्रोसेक हमने जब चालू किया उसी समय को-फाउंडर थे और आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है और साथ में ही हैं। कभी हम लोगों में 1% भी, कभी एक भी दिन नहीं हुआ कि भई कोई झगड़ा हुआ, वो जब तक कभी नहीं। और एक है कि भई मैं तीनों में बड़ा था, तो सब दोनों मेरे को भैया बोलते थे। क्या तो कभी कुछ हुआ तो भी फिर मेरा मैं जो बोल दिया फाइनल है, फिर वो पलट के ऐसे नहीं बोलते थे भैया ऐसा क्यों? क्या बात! तो उतना रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों का होना चाहिए आपके। तो एकदम, एकदम। तो आप आगे बढ़ोगे। तो पीपल सेंट्रिक बिज़नेस में आप हमेशा अ, आगे बढ़ोगे। तो एक जो इसके बारे में मैं एक मारवाड़ी लोगों की बताना चाहूँगा, ये लोगों की बात हो रही है कि मूँगफली से आवे बांद्रा सोनो दिया लोग, मूँगफली से आवे बांद्रा सोनो दिया लोग, भाग्यदारी से भाग्य खुले, भाग्यदा भाग्य साझेदारी से भाग्य खुले, दान दिया पर लो। क्या बात! ये क्या मारवाड़ बात में है! कहते हैं, इसका मतलब है कि भई आपको यदि बंदरों को बुलाना है तो आप मूँगफली फेंकिए, तो बंदर आएँगे। और यदि आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है तो आप वेद शेयर करो। मूँगफली सावे बांद्रा सोनो दिया लो और साझेदारी से भाग्य खुले, और दान दिया पर लो। तो क्या बात! अब आपको यदि अपने को फॉर्च्यून खोलना है, तो जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनको आप स्वेट इक्विटी दीजिए, ईसॉप दीजिए, तो आपका फॉर्च्यून खुलेगा। ट्रू। और यदि आपको 7 जन्म सुधारना है, तो फिर दान दे दी। तो इसी इसी कांसेप्ट को आप लगाएँगे ना बिज़नेस में, तो आप देखेंगे आपके साथ आपकी टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आप उनको अच्छी रेम्युनरेशन दीजिए, अच्छा स्कोप दीजिए और उसके बाद उनको पार्टनरशिप बिल्ड करिए। तो इट विल ग्रो लाइक एनीथिंग। वाओ! तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये इतनी कैंडिड कन्वर्सेशन हो रही है और आई थिंक इतने अच्छे सर ने लोकोक्ति दी अभी कि अगर आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो आपको अच्छे को-फाउंडर्स डेफ़िनिटली या तो आपके साथ में या थ्रू द जर्नी मिल जाएँगे, बट
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएँ कि जो रिस्पेक्ट और जो ट्रांसपेरेंसी आप को-फाउंडर्स के बीच होनी चाहिए, ताकि वो जर्नी लॉन्ग टर्म तक टिके। आज आई थिंक मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं, बट आपकी जर्नी अभी तक है एंड को-फाउंडर साथ में है, तो आई थिंक बहुत कमेंडेबल बात है ये। और ये तभी हो पाया है क्योंकि आप लोग ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग की है एक-दूसरे के साथ। एंड सेकेंडली, जैसे सर ने बोला कि अगर बंदरों के सामने मूँगफली फेंकोगे तो बंदर ही हैं। ओके, तो अब हम अपने कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का। सो डू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली कि सर, जब आपने माइक्रोसेक इतना सक्सेसफुल वेंचर ऑलरेडी आपका चल रहा था, देन हाउ डिड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर फ्लैगशिप वेंचर दैट इज सस्ता सुंदर, जो आज एक लिस्टेड कंपनी है। तो उसको आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या आइडिएशन था? एंड स्पेशली जब आपने इसको स्टार्ट किया, क्या आपने फेलियर्स फेस किए? बिकॉज दैट वाज अ टाइम जहाँ पे ऑफलाइन फार्मेसी वाज गोइंग वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा बूम कर रहा था। तो आपने उसको ऑनलाइन या डिजिटल लेके गए आज से मोर देन 10 इयर्स बैक। तो वो हाउ डू यू टेक अ डिसीजन एंड वो जर्नी मुझे बताइए, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच द ऑडियंस विल बी वेरी इंट्रूड टू लिसन। देखिए, मैं मेरे अब जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि लाइफ में एक आपका पर्पस आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा काम करता रहता है। तो ये जो सस्ता सुंदर की जर्नी थी, वो मेरे जो फैमिली के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ड्राइव हुई और मेरे गाँव के एक्सपीरियंस से भी ड्राइव हुई। तो वो हमेशा एक ये था कि भई जो लोग हैं पार्टिकुलरली जो गाँव में रहते हैं या टियर 2 सिटीज़ में रहते हैं या बड़े शहरों में भी रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी को हिंदुस्तान में दवाइयों की जो सप्लाई है, वो सस्ते और सरल सुगम दामों पे नहीं मिल पाती और हिंदुस्तान में फेक मेडिसिन की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या बहुत है कि भई आपको सही दवाइयाँ सही समय पे, सही दाम में कैसे मिलें। और फिर जब क्रोनिक पेशेंट होते हैं, तो क्रोनिक पेशेंट क्या होता है, दवाई आप देते हो और वो समय पे लेते नहीं। जैसे मेरे फादर एक क्रोनिक पेशेंट थे 45 इयर्स में, उनको दवाइयाँ वो उनकी पैर की सूजन ठीक होती थी, सोचते डायबिटिक ठीक हो गया। 55 साल में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन हो गया, 62 इयर्स में दे डाई। तो उनका एक रीज़न यही था कि भई वो मैंने दवाइयाँ कोई उनको घर पे देता तो ले लेते, पर वो ऐसा कोई व्यवस्था उस समय थी नहीं। करेक्ट। जाके लाना करना उनको लगता था क्यों टाइम खोटी किया जाए इसमें। तो वो एक एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी वो सारे प्रश्न आते हैं। तो तो वो मैंने मेरे परिवार में देखा है। मैंने मेरे मेरे गाँव का मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बताऊँ। हमारे एक काका जी थे, हमारे गाँव के बगल में ही रहते थे। तो मैं यहाँ सीए कर रहा था, तो मैं वहाँ गया गाँव में, तो ही वाज़ वेरी गुड पर्सन। तो मैं देखा वो एक घर के बाहर बैठे हैं और उनके ही वाज़ नॉट एबल टू सी, उनकी आँखें चली गई। अरे मैंने कहा, "काका जी आपके क्या हुआ?" तो बोले कि बेटा ऐसा हुआ ना कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था घुटने में, और मेरे घरवालों ने सोचा कि घुटने में दर्द हो रहा है तो गाँव में होता है ना कि भई मेथी खिलाओ। तो उन्होंने मेथी के लड्डू बना के खिलाए। 3-4 महीना में फिर मेरे आँख में ट्रबल हो गया, दर्द भी बढ़ी है, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, "अरे आप पे तो डायबिटीज़ थी और ये तो लड्डू खाने से एलिवेट हो गई, एंड दैट अल्टीमेटली इज़ आइज़ डैमेज।" तो एक छोटा-सा उदाहरण, एक कैपेबल बंदा, उसको ये पता नहीं डायबिटिक है, वो तो अपने एक इमोशन से चलता है कि पैर में दर्द है तो मेरे को लड्डू खाने मेथी के, वो भी गलत नहीं क्योंकि वो तो ट्रेडिशन है। तो पर वो एक मिस इन्फॉर्मेशन और डायग्नोस्टिक का अभाव से उस आदमी की तो बैलेंस लाइफ तो अंधी हो गई ना, तो क्वालिटी ऑफ द बैलेंस लाइफ तो बिगड़ गई। तो ये सब चीज़ें, ये नहीं कि मेरे को 1-2 एग्ज़ाम्पल है मेरे फादर के, मेरे गाँव में पड़ोसी काका जी के, पर ये सब एग्ज़ाम्पल यदि आप भी देखोगे तो आपके आस-पास सब कुछ दिखेंगे। जैसे, तो ये इस चीज़ों को मेरे को लगा कि एक डाटा ड्रिवन सप्लाई चेन होना ज़रूरी है। 2000, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम कंपाउंडिंग हमेशा हमारे माइंड में ढूँढता रहता है कि भी अपना समय का सदुपयोग सही ठीक से हो रहा है ना। तो 2010-11 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रैक्टिस थी वो बेसिकली कलकत्ता सेंट्रिक थी, और उस समय ये कोयले की जो माइंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, बैंक लोन्स बहुत बड़े डिप्राइव्ड हो गए। तो और 2008-9 में स्टॉक मार्केट की क्रेज़ चली गया। तो 2-3 साल गए तो ऐसा लगा हम लोग के पास तो काम ही नहीं, तो करें क्या? सही बात। तो खाली थी, पूरी टीम खाली थी, और तब तक हमारी कंपनी की लिस्टिंग भी हो गई थी। ओके। तो कैपिटल भी थी, तो कैपिटल थी, हम लोग भी एनर्जेटिक लोग थे। तो हमने सोचा भी कुछ नया किया जाए। तो ये चूँकि बैक ऑफ द माइंड में एक मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पैक्ट एंड इनोवेशन। तो बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है कि आप
कोई भी तरह की भेड़-चाल को, कोई भी तरह के एक्जिस्टिंग बिज़नेस को चेंज मत करो। आप अपने लिए एक नया ब्लू ओशन बनाओ। तो डिजिटल तब तक के फ्लिपकार्ट वगैरह इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे। तो हमने कहा कि डिजिटल इसको हम लोग एक हेल्थ केयर प्लेटफ़ॉर्म को सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हम जेन्युइन दवाइयाँ सही समय पे, सही दाम पे दे सकें। और फिर जो डाटा हमारे पास आए, उनको डाटा को यूज़ करके हम हमारे कस्टमर्स की या पूरे भारतवर्ष को एक इम्पैक्ट पैदा कर सकें कि क्या हम जीवन के वो 20-25 साल जो होते हैं, उसमें हम यूज़फुल हो सकते हैं। तो वो था, वही मन में था और बैक ऑफ द माइंड भी लग भी रहा था कि एक पर्पज़ है, तो हमने चालू किया। चालू करते समय हमने सोचा चलो करते हैं, इसमें कोई आगे देख लेंगे, नहीं भी होगा तो माइक्रोसेक बिज़नेस तो है ही। चालू किया तो ये भगवान की कृपा से थोड़ा आगे बढ़ गया, सक्सेसफुल हो गए। हमने कैपिटल रेज़ किया तो माइक्रोसेक भी हमारे बहुत नियर डियर था, पर एक बिज़नेस में फ़ोकस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पार्टिकुलरली जब आप कैपिटल रेज़ करते हैं। तो इन्वेस्टर्स में भी डिस्कशन हुआ कि भई आपको सेलेक्ट करना है, either सत्संग या माइक्रोसेक। करेक्ट। तो फिर हमने बहुत सारी डिबेट करके हमने सत्संग को सेलेक्ट किया एंड वी माइक्रोसेक को हमने आई वर्क किया हमारी कंपनी से। और तो ये स्टोरी ऐसे सत्संग में जन्म हुआ। ओह वाओ! सो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट आई थिंक स्टोरी जहाँ कैसे सर ने एक बिज़नेस का जो चल रहा था ऑलरेडी रनिंग उसको साथ में एक दूसरी अपॉर्च्युनिटी देखी एंड जो आजकल के स्टार्टअप वर्ल्ड में मैं उनको तो पिवट किया। तो बेसिकली 2008-9 के जो लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस थी उसके बाद ऑफ कोर्स सारे फाइनेंशियल मार्केट्स के जितने भी बिज़नेसेस थे वो तो काफ़ी डाउन हो गए थे बिकॉज़ ऑफ कोर्स द मार्केट हैड क्रैश्ड। तो उस समय सर ने देखा कि येस देयर वाज़ अ अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो बिज़नेस जहाँ पे ऑनलाइन अच्छी मेडिसिन डिलीवर करे एंड आई थिंक आज के ज़माने में भी आप देखो कोई भी अगर फाउंडर है, तो उसका कोई ना कोई बैक स्टोरी रहा है जहाँ उसको एक पेन पॉइंट वहाँ महसूस हुआ है। जैसे आपने एक स्टोरी बताई अपने चाचा जी की कि उनकी आँख चली गई, उनको सही मेडिसिन नहीं मिल पाई या आपके पापा की जहाँ पे उनको सही मेडिसिन मिलती तो शायद वो और जी जा पाते। तो आई थिंक वो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो, ओयो के चाहे वो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स हो, चाहे वो जेफ बेज़ोस हो, अमेज़न की सबके एक या चाहे वो उबर की स्टोरी हो, वो भी आई थिंक सिमिलर स्टोरी थी जहाँ उनको एक कैब नहीं मिली। तो एक स्टोरी ड्रिवन होनी बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई थिंक एंड आई थिंक पिवट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग इन बिज़नेस। अगर आपको लग रहा है अपने एक्जिस्टिंग बिज़नेस पे नहीं आप ग्रो कर पा रहे या कुछ आपके सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पिवट। तो सर मैं उस पे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा बिकॉज़ आज के दिन में अगर कोई बिज़नेस को पिवट करता है तो दैट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन और जैसे आपने बताया कि आपने माइक्रोसेक को भी लिस्ट किया था एंड देन ऑफ कोर्स यू हैड कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो आपने कैसे उनको कन्विंस किया कि नहीं ठीक है चलो मैं सस्ता सुंदर या आप उनके तरफ से कितना प्रेशर था कि आप सस्ता सुंदर और माइक्रोसेक को मैं एक चूज़ करें एंड कैसे आपने सोचा कि नहीं मैं माइक्रोसेक को गिव अप करता हूँ एंड सस्ता सुंदर को एक बड़ा वेंचर क्रिएट करता हूँ बिकॉज़ ऑफ कोर्स दैट वाज़ योर बेबी मैं ऐसे कहूँगा कि वो आपने वहीं से स्टार्ट किया था अपनी जर्नी। तो वो मुझे थोड़ा-सा आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहेगा बिकॉज़ काफ़ी वेंचर्स या बिज़नेसेस ऐसे भी हम बहुत सुन रहे होंगे, जहाँ पे वो उतने थ्राइव नहीं कर पा रहे या वो सोच रहे पिवट करें, नहीं करें बिकॉज़ दैट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन। तो आज के दिन में वो आपने कैसे उस समय सोचा एंड आई थिंक जितने भी बड़े बिज़नेस है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो, चाहे वो केएफसी हो, चाहे वो आपके यहाँ का अगर हम इंडिया का लें, चाहे वो ओयो हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, सबने कुछ और तरीके से स्टार्ट किया था एंड देन दे फाइनली मूव्ड ऑन टू सम अदर वेंचर्स। तो वो जर्नी सर हमें प्लीज़ डिटेल में बताइए बिकॉज़ आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सब लोगों को लाइफ में ऐसा जब एक चौराहा आता है, एक रास्ता चुनना पड़ता है एक रास्ता छोड़ के। तो आई थिंक इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है कि वो आइडिया आप पे क्लियर कि व्हाट इज़ पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो तो आपको डिसीज़न करने में बहुत सुविधा होती है। तो ये डिसीज़न भी ऐसा था कि एक हमारे पास कैश फ्लो का बिज़नेस था जो और जिसमें हम एक्सपर्ट थे, मतलब एक कम्फर्ट ज़ोन था, जिसमें कि भई आराम से काम चल रहा है और हम लोग का कम्फर्ट भी है। एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हमको सीखना है। दवाई के तो बारे में मेरे को ज़ीरो नॉलेज, टेक के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं था। तो दोनों में से एक चुनना होता है। तो पर वो बोलते हैं ना, एक पर्पज़ ऑफ द लाइफ होता है कि एक पर्पज़ है कि क्या पर्पज़ हो सकता है। 2 चीज़ों से मैं उसको देखता हूँ कि क्या इम्पैक्ट है सोशली, हाँ। नेशन के लिए अपने क्या कर सकते हैं, और एक सेकंड ये है कि भई इसका क्या इनोवेशन। तो 2 क्राइटेरिया पे हमने इसको फिट किया। ये क्राइटेरिया नहीं फिट किया कि इसमें कितनी वेल्थ बनेगी। तो 2 क्राइटेरिया पे हमको लगा कि भई फाइनेंशियल सर्विस बिज़नेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, वो आगे चल भी लगी। करेक्ट। और तो इसमें इम्पैक्ट में सस्ता सुंदर की सोसाइटी को, राष्ट्र को और हम लोग को सबको ज़रूरत ज़्यादा है। और सेकंड चीज़ है कि भई आपका इनोवेशन,
तो इनोवेशन भी क्या होता है कि जैसे भी फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत इनोवेशन होते हैं, बहुत सारे हो भी रहे हैं, पर उसमें भी आगे बहुत लोग कर रहे हैं। तो और सस्ता सुंदर में इनोवेशन की हम लोग को ये उस समय लगा कि ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए इन्वेस्टर क्या होता है जब कैपिटल डालते हैं, तो ये वो ज़रूर देखते हैं कि भी फाउंडर का फ़ोकस क्या है, कि फ़ोकस जो है वो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इन बिज़नेस। आप कुछ भी करो फ़ोकस चाहिए, और दोनों एकदम डाइवर्स एरिया है। तो फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ फ़ोकस के बिना यू लूज़ एवरीथिंग। ट्रू। तो हम लोग का भी क्लियर था कि यदि दोनों करेंगे तो दोनों बंद हो जाएँगे, ये श्योर था। एकदम। तो हम लोग भी क्लियर थे, इन्वेस्टर्स का भी कहना था, सही कह रहे थे कि भई आप ये करिए। तो फिर हमने ये इस डिसीज़न से लिया कि भई अपना पर्पज़ ऑफ द लाइफ इम्पैक्ट एंड इनोवेशन है, और इम्पैक्ट और इनोवेशन के हिसाब से सस्ता सुंदर गॉट बिगर मार्क्स। तो सस्ता में लग गए। ग्रेट। आई थिंक वो एक काफ़ी टफ डिसीजन रहा होगा, बिकॉज़ एज़ अ फाउंडर आपको जब बोलते हैं कि आपके 2 क्लोज़ टू द हार्ट बिज़नेसेस है, उस पे एक चूज़ करना, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत टफ रहा होगा। बट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिज़नेस में फ़ोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल वेंचर्स करेंगे तो आप फ़ोकस्ड नहीं रह पाएँगे और उसको उस तरीके से स्केल नहीं कर पाएँगे। एंड स्पेशली आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस आंसर बाय बीएल मित्तल सर इज़ कि आपको एक विजन और एक आपका एक जो गोल है लाइफ में, उसके अलाइन बिजनेस करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि फाइनेंशियल बिजनेस सब कर रहे थे, उसमें कोई नेशन वाइड या आप नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, बट सस्ता सुंदर वाज आई थिंक विद अ पर्पस कि आप राइट मेडिसिन डिलीवर करें एट द राइट प्राइस टू होम, राइट? तो सर नाउ लेट्स गेट इन डेप्थ लिटिल बिट ऑन सस्ता सुंदर, राइट? कि आपने ये जो सोचा कि यस डिलीवर करते हैं मेडिसिन, उस समय आई थिंक आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि भाई आप डिलीवरी घर पे डोर टू डोर करें, या उतना हमारा एक उतने डिजिटल हमारे मतलब मोबाइल भी नहीं थे, या उतना डिजिटली लोग साउंड भी नहीं थे। तो हाउ डिड यू थिंक कि नहीं मुझे ये चीज़ करना चाहिए, या फिर एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, एंड आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे किया उस समय पे? आज के दिन में डेफिनेटली आज घर बैठे हम ब्लिंकिट से कुछ भी मंगा सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज़ है जो डिलीवर करती है, बट वो समय आपने जो चीज़ स्टार्ट की, वो जो एक इनोवेशन किया, हाउ डिड यू गो अबाउट इट एंड हाउ डिड यू एग्जीक्यूट इट? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। उस समय हम लोगों ने भी पूछा भी, ये तो कांसेप्ट तो अच्छा है, पर इसको ग्राउंड में कैसे उतारा जाए? करेक्ट। क्योंकि ग्राउंड में उतारने के लिए क्या होता है कि मेडिसिन इज़ नॉट लाइक पोटैटो कि आप कभी भी खा लो, कभी भी खरीद लो। एकदम। मेडिसिन में एक कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बहुत ही इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाया, उसको हम लोग हेल्थ बडी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। हमने कहा कि भी ये जो अ, स्मॉल शॉपकीपर्स है, भारतवर्ष दुकानदारों का देश है, तो यहाँ पे इसको दुकान दुकान को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो हमने दुकान को सर्विस सेंटर में कन्वर्ट किया ओके। कि भाई वहाँ पे इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। तो इन्वेंट्री नहीं रखना है तो मतलब जेन्युइनिटी हमने इंश्योर कर ली कि भाई सारी दवाइयाँ आपके पास फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रही है। उसको आप चेक कर लीजिए। इसका हमने एक जेन्युइन प्रोसेस चेक बनाया, और वहाँ से सीधी पैक होकर के कस्टमर के घर में जाएगी। तो हेल्थ बड्डी जो है वो कस्टमर को अल्टीमेट डिलीवरी करेगा। तो क्या हो गया, हर पिन कोड में एक दुकान है, इसको हम हेल्थ बड्डी का नाम दिए कि वो कस्टमर का कंपेनियन है इन हेल्थ जर्नी। वो एक लाइसेंस होल्डर है, वहाँ एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठा है जो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ऐप से, हमने उसको दूसरा दिन दे दिए और वो अपने नियर बाय लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके। ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदुस्तान के ई-कॉमर्स मॉडल का सबसे एफिशिएंट मॉडल साबित हुआ। ओह वाओ! तो ये इनोवेशन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में किया, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा इसको मैदान में उतारने में। तो जो कस्टमर्स ऐप पे या ऑनलाइन ऑर्डर देने में थोड़ा हिचक रहे थे, वो हेल्थ बडी को दुकान में जाके ऑर्डर कर लीजिए, उसके बाद डैशबोर्ड रहता था वो मत कर दीजिए। तो ये हर चीज़ का आप देखेंगे कि भई आप एक इनोवेशन कर रहे हो, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको ग्राउंड में एक्सेप्टेबिलिटी कितनी हो। तो टाइम लगता है। जैसे मैं एक हमारे दर्शकों को हेल्थ केयर में एग्जांपल दूँ, चूँकि मैं पढ़ा था कि थर्मामीटर जो अपने जानते हैं कि बुखार नापने की सबसे एक्यूरेट मशीन है, एक्यूरेट इक्विपमेंट है, उसको डॉक्टर्स को एक्सेप्ट करने में 100 साल लगे। बाप रे! ये तो मेरे लिए भी बहुत अचंभित फैक्ट है। ओके। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, पर उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने में मेडिसिन में, आप जो आज मेडिसिन लेते हो, उसका 10-15 साल ट्रायल चलता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, पर उनको मेडिसिन में हेल्थ कैटेगरी ऐसी है जिसमें लोगों को एक्सेप्ट कराने में, मेजर करने में बहुत सारा प्रूव करना पड़ता है। तो ये हेल्थ में एक बहुत डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो और एक अपना यूएसपी भी क्रिएट करना होता है।
तो एक अपना ब्लू ओशन बनाना पड़ता है बिज़नेस में, वो हमने बनाया और वो उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिल गई। और फिर भी आप सक्सेस फेलियर ये भी आपको टाइम बताता है, आपके कस्टमर्स बताते हैं। तो मैं सबको दर्शकों को जो स्पेशली बिज़नेस देखते हैं, मैं सबको बताऊँगा कि आप अपना बैकअप अरेंजमेंट ज़रूर रखिए हर चीज़ में। ये फिर कह रहा हूँ बार-बार कि बिज़नेस करना कतई सामने आए हुए बेल के सर पकड़ना नहीं। वो बिज़नेस रिस्क लेके कोई बिज़नेस नहीं बनता। रिस्क को मैनेज करना बिज़नेस है और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम कंपाउंडिंग है। और यदि आप फेल होते हो, समझ लीजिए फेलियर हो गए, तो ये ध्यान रखिए कि आपका कैपिटल आप फेलियर का मेजर नहीं है। आपका मेजर आप टाइम टाइम। एकदम। तो आप अपने एक्सपीरियंस को सक्सेस के साथ कोरिलेट करिए और सक्सेस को जो गीता आप ज़रूर पढ़िए। वो इस तो सक्सेस के साथ आसक्ति नहीं हो। एकदम तब आपको क्या होगा कि तब आपको डिमोरलाइज़ नहीं होगा। सबसे बड़ी जो बिज़नेस फेलियर की रिस्क है वो है अपना मोरल, अपनी करेज, अपने कन्विक्शन का कम होना। एकदम कैपिटल को फेलियर का रीज़न नहीं, कैपिटल यू कैन मेक अप, कैपिटल यू कैन अगेन बिल्ड। एकदम पर आपका जो टाइम चला गया है देयर इज़ वेरी, वेरी बेटर। तो उसको एटलीस्ट हमारे पास एक्सपीरियंस आए, हमारा नेटवर्क बढ़े, तो हम क्विकली उसको रीएस्टैब्लिश कर सकते। सो आई थिंक बहुत ही आई थिंक इन डेप्थ पॉइंट आई थिंक सर ने कहा है यहाँ पे कि जो आप बिजनेस अगर कर रहे हैं और आपका बिजनेस आज सपोज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, बिकॉज आई थिंक आज के ज़माने में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस या स्टार्टअप रन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट सक्सेसफुली। बट अगर उसमें अपना कैपिटल लॉस हुआ तो जैसे सर ने कहा कि दैट कैन बी मेक द, बट अगर आपने टाइम लॉस किया और आपने उससे कोई एक्सपीरियंस या कुछ नॉलेज गेन नहीं किया, मेकिंग अप दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक वो चीज़ आई थिंक सबको समझनी चाहिए कि फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स आते रहते हैं, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। बट अगर आप उससे ओवरकम करके आप अगर उसके नॉलेज आपने गेन नहीं किया या आपने उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो एक बहुत बड़ी क्षति आपको हो जाएगी। तो सर इन आपके कन्वर्सेशन का जो एक पॉइंट था कि सस्ता सुंदर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया, विच इज़ आई थिंक उस समय का एक बहुत बड़ा लार्ज चीज़ था। तो बिज़नेस में मुझे ये बताइए कि सर आप कैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करते हैं? बिकॉज़ आजकल के ज़माने में आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने सप्लाई चेन को मैनेज करना, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना, अपने कस्टमर्स के फीडबैक को लेके उस पे इम्प्रूव करना। बिकॉज़ आई थिंक आप जब मेडिसिन डिलीवर करते हैं दैट इज़ मतलब वो एक सबसे ट्रस्ट वाली चीज़ है, जैसे आपने कहा। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि राइट टाइम पे डिलीवर हो, राइट प्राइस पे हो, एंड स्पेशली विद द कॉम्पिटिशन कमिंग इन, आज काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए। तो आप कैसे उसको आपने फाइट किया और कैसे आप ग्रो कर रहे हैं? तो आई वांट टू अंडरस्टैंड द करंट पीरियड ऑफ दैट। तो इसके देखिए इसके इसका आंसर हमारे नाम में, हमारी टैगलाइन में छुपा हुआ है, एक सस्ता सुंदर, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आपको आप कस्टमर सर्विसिंग करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज यदि आपकी कॉस्ट कम होगी तो आप अपने कस्टमर्स को सस्ता दे पाओ। और सेकंड बात, आपके प्रोसेस टाइटन होने चाहिए नियर टू कोर वैल्यू। तो कोर वैल्यू हमारा है कि बीइंग जेन्युइन, हम जेन्युइन मेडिसिन देते हैं। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका सोर्सिंग कंट्रोल और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल हो। बीच में लीकेज यदि कहीं आ गया तो कोई फेक मेडिसिन मिल जाएगी। तो ये फेक मेडिसिन में इंसेंटिव बहुत है, जो भी मिलाएगा समझ लीजिए 10% फेक मेडिसिन में मिला है, तो मेरा तो 99% पैसा बचेगा, उसमें तो खाली फेकिंग है। वो मेडिसिन में तो कुछ भी डाल दिया, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे ये 2 चीज़ हमने बहुत ध्यान रखी कि भई एक तो हमारा कॉस्ट सारा डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत लो हो, तो हमारे अलग-अलग हेल्थ का इन्वेंटरी नहीं होती, तो उससे कॉस्ट बहुत लो हो गई। और सेकंड, हमारी जो बीइंग जेन्युइन है, हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेते हैं, तो देन एवरी प्रोसेस का एवरी जो हमारे पास माल आता है उसकी पूरी जाँच होती है, ताकि ये है कि भई उसका सोर्स सही है, उसी फैक्ट्री से सामान आ रहा है। तो वो आपका श्योर हो गया, फिर हमारी पूरी की पूरी नेक्स्ट लेवल की जो सप्लाई है वो सही होती है। और इसका हमारा सबसे बड़ा टेस्ट कोविड में हुआ। कोविड में मैं बताऊँ कलकत्ता में इतने मेरे पास फ़ोन आए, इतने लोगों के आशीर्वाद आए, क्योंकि एक तो सेम सर्विसेज़ चालू थी और सारी मेडिसिन्स आपके पास अवेलेबल, जेन्युइन मेडिसिन घर बैठे मिल जाएगी। तो टेस्टिंग टाइम आता है तब आपको पता चलता है कोई भी प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस की। आप तो आई थिंक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम पे आपने लोगों को हैप्पीनेस डिलीवर की, एंड वही आपका सक्सेस बन रहा है कि आप सही आउटसोर्स करते हो, जेन्युइन मेडिसिन देते हो एंड सही टाइम पे उसको डिलीवर करते हो। तो ये कोर वैल्यूज आई थिंक कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अगर आप कोर वैल्यूज या आपका वैल्यू प्रोपोजिशन इतना स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपसे ज़रूर खरीदेंगे, एंड आप जेन्युइन चीज़ें अगर डिलीवर कर रहे हो एट अ गुड प्राइस, देन नथिंग लाइक इट। तो सर
अब मैं आना चाहूँगा कोविड, पोस्ट कोविड एरा, बिकॉज़ आज कोविड के बाद हमारे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई है, हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी चेंज हो गया है एंड लोग अब अपने हेल्थ को सीरियसली लेने लग गए हैं। तो मैं आपका एक थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा कि आपको हेल्थ केयर सेक्टर कहाँ आगे लगता है? व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस कि हेल्थ केयर सेक्टर में आगे क्या-क्या चीज़ें इनोवेशन हो सकती है? एआई का क्या रोल है? आजकल होम हेल्थ केयर और ये सब काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो उसपे आपके क्या व्यूज़ है? एंड व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज़ आप इतने सालों से सेक्टर में हो, कि इसका फ्यूचर क्या है? एंड हाउ डू यू फील दैट इतने सारी कंपनीज़ जो आज ऑनलाइन मेडिसिन्स पे आ गई है, हाउ विल दे ग्रो? तो उसका मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आपको भारतवर्ष की एक स्थिति बताता हूँ कि भारत में अपने करीब-करीब 145 करोड़ लोग हैं एकदम, और वो ज़्यादातर यंग पॉपुलेशन है एंड वो यंग पॉपुलेशन भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे दे स्टार्ट एजिंग। एब्सोल्युटली, तो आप 5-7 साल में देखेंगे कि 50-60 करोड़ आदमी ऐसे इंडिया में हो जाएँगे जिनको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ ऑफ एजिंग और उनके पास पैसे रहेंगे। यदि हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, 2047 तक हम अ, लक्ष्मीनाथ बनने जा रहे, देश बनने जाएँगे और अब 10 ट्रिलियन का जो हमारा गोल है। गोल है। तो ये वो उसकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। बढ़ने से क्या होगा कि ये आपके पास पैसे है और आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो डिमांड तो ब्लॉट करेगी बहुत बड़ी और उसमें भी क्या होता है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल डेवलपमेंट के साथ आती है। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट, क्रोनिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट और पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैलेगी। तो उससे क्या होगा हेल्थ केयर की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ेगी और हेल्थ केयर गिवर्स भी इंडिया में बहुत रहेंगे बिकॉज़ यंग पॉपुलेशन फॉलो अप है, मिक्स पॉपुलेशन। तो टेकर्स भी बहुत है, गिवर्स भी बहुत है। तो कनेक्टिविटी की तो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस। तो अब इसमें जो हम लोग इंटरनली कह रहे हैं कि भई मेडिसिन सेलिंग से केयर है। हेल्थ केयर इज़ अ वेरी लार्ज सब्जेक्ट। करेक्ट, तो इसमें जैसा आपने एकदम राइटली पॉइंट किया कि भई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी क्योंकि गिवर क्या होता है कि गिवर को एक एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। वो और गिवर इसलिए भी ज़रूरी है कि बिकॉज़ इमोशनल कनेक्ट के बिना यू डोंट फील इट कि आपको हेल्थ केयर दिया जा रहा है। मशीन से तो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। करेक्ट, वो एक पर्सनल टच इम्पोर्टेंट है। तो स्पेशलाइज़्ड नॉलेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यदि हम जो हिंदुस्तान में जो गिवर्स हैं उनको हम इक्विप कर दें टेक्नोलॉजी से, तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब तो ये इंडिया है जहाँ अपने जेनेरिक मेडिसिन के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू, ये इंडिया है जहाँ हम प्रिवेंटिव केयर मानी योगा आयुर्वेदा के वर्ल्ड एक्सपर्ट आप गुरु कह लीजिए। एकदम, और यही इंडिया है जहाँ 80 करोड़ आदमी को ये पता नहीं मेडिसिन क्या होती है एंड प्रोबेबली दे नेवर विजिट मेडिसिन शॉप। और 80 करोड़ आदमी को बीमारियां लेकर के वो स्ट्रगल करते रहते हैं जिंदगी भर। तो आप 65 टू 70% पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, टाइमली हेल्थ केयर। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे अपने पास रिसोर्सेज हैं, अपने पास केयर गिवर हैं, अपने पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट डॉक्टर का सेटअप है, अपने पास अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य साथी जैसी स्कीमें हैं। पर फिर भी लार्ज पॉपुलेशन उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पा रही। जो लूजन ऑफ द कनेक्टिविटी है, उसमें आपका डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करने वाली है। और पार्टिकुलरली ड्यू टू डेमोक्रेटिक सेटअप ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, 2 तरह से। एक तो वुमेन्स नाउ दे आर पार्ट ऑफ द वर्किंग एंड अर्निंग कम्युनिटी एंड सेकंड 2000 रुपीज़ आर बीइंग गिवन टू देयर बैंक अकाउंट्स। सो वुमन एम्पावरमेंट वुमन का एक इमोशनल कनेक्ट रहता है कि फर्स्ट हेल्थ केयर पे वो सिस्टम्स इन द फैमिली। तो वो एक बहुत बड़ा एक रीजन है। और फिर समझ लीजिए मैं कोई स्वास्थ्य साथी में आयुष्मान भारत में कोई सर्जरी करा के आया तो मेरे को हेल्थ केयर की जानकारी होती है। देन फॉर मेरे को मेडिसिन की जरूरत पड़ती नहीं, है। तो ये सारा लेकर के हेल्थ केयर का मेरे को लग रहा है कि डिजिटल एंड ये एक बहुत बड़ा इसमें क्रांति आने वाली है। और ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कनेक्टिविटी विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह हर आदमी है पर उनको आपस में कनेक्ट करके होलसम चीज को प्रेजेंट करना कि समझ लीजिए मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। हाँ, तो मेरे को 70% तो मेरे को मेरे हेल्थ केयर में मेरे को नेक्स्ट टाइम में मॉडिफिकेशन करना है। 30% खाली मेडिसिन का रोल है। तो मैं जाता डॉक्टर के पास हूँ, बाकी 70% तो मेरे पास सेटअप नहीं है। हुँ, और सेटअप है तो दोनों का समझने वाला नहीं है। योगा को प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझता, प्रिस्क्रिप्शन को योगा नहीं समझता। एकदम, विथ ब्रिज, ब्रिज जो है ये कनेक्टिविटी करेगी। एब्सोल्यूटली।
तो आई थिंक बहुत बड़ा टेक अवे है फॉर ऑल द पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर, कि हेल्थ केयर सेक्टर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में स्पेशली इंडिया में बहुत ग्रो करने वाला है, बिकॉज यस हमारी अभी यंग पॉपुलेशन है, बट धीरे धीरे जब वो एजिंग की तरफ जाएगी एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून, जैसे 2047 का हमारे प्रधानमंत्री ने भी बताया है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड स्पेशली आई थिंक वुमेन अपार्टमेंट जो हो रहा है उससे जो लोग ग्रो करेंगे एंड जितनी अपॉर्चुनिटीज ग्रो करेंगी, आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स यहाँ हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या फिर जितने लोग जो हेल्थ केयर सेक्टर में है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टेक अवे फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ हु हैज क्रिएटेड सच अ बिग कंपनी फ्रॉम स्क्रैच। तो सर ये तो हमने हमने जाना सस्ता सुंदर और हेल्थ केयर के बारे में, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के दिन में फ्लरिश कर रहा है, आई थिंक जो ऑडियंस को बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना और जानना आपसे, कि आपने जो लिस्टिंग कराई सस्ता सुंदर की, तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिले, या उसके क्या, मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स है, तो क्या कॉन्स भी थे? और क्योंकि आज के दिन में एसएमई लिस्टिंग और काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं जो अपनी कंपनीज को लिस्ट कराना चाहते हैं या अपनी कंपनीज के लिए कैपिटल उठाना चाहते हैं पब्लिक मार्केट से, तो उसके आपके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान थे? और उसको हम डिटेल में जानना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमने माइक्रोसेक फाइनेंशियल सर्विसेज को लिस्टिंग करा लिया था। एक ल्योर आता है, पर मैं अभी रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो मेरी सिंसियर एडवाइस है कि लिस्टिंग में हड़बड़ी नहीं करनी। ओके, आई थिंक माय आई 100% एग्री विद इट, बिकॉज़ तो यदि आज मेरे को चॉइस मिले तो मैं माइक्रोसेक को लिस्टिंग नहीं कराऊँगा, मैं सत्संग को लिस्ट कराऊँगा। तो लिस्ट करने से क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन बन जाते हैं और जब आप कोई बिज़नेस नया बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो उसके बहुत सारे अप डाउन किए जाते हैं। तो लिस्टिंग में आपको क्वार्टरली टू क्वार्टर रिजल्ट देने होते हैं। तो जो पब्लिक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन वैसे ही रहते हैं, दे सी द क्वार्टरली अर्निंग, राइट, दे वांट टू सी इन पार्टिकुलर वे यू डेवलप्ड। करेक्ट। रो फाउंडर को वो मौका ही नहीं मिलता बिकॉज़ आप एक स्मॉल कंपनी में आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देना बहुत मुश्किल होता है। हुँ, पर मैं इस चीज़ को भी एडमिट करता हूँ कि समटाइम्स आपको कैपिटल की बहुत ज़रूरत होती है और कैपिटल आपको ग्रोथ का ड्राइवर होता है बिकॉज़ टाइम कंपाउंडिंग, कैपिटल कंपाउंडिंग और आपको बहुत सारे मौकों पे आपको प्राइवेट मार्केट में आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को और आपको उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक होलसम डिसीजन है। बट जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता थी, हमारे में कैपेबिलिटीज़ थी बिकॉज़ वी वर वेरी पीपल लीड कंपनी, हमारा अच्छा बिज़नेस था, प्राइवेट कैपिटल भी ईज़िली अवेलेबल थी। पर लिस्टेड कराने से हमारे को एक और समस्या आई कि भी आगे जैसे सत्संग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स का आना थोड़ा-सा और लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी बोल के थोड़ा-सा दिक्कत करती है। और फिर क्वार्टर रिजल्ट देकर के वैल्यू क्रिएट करना, उससे बहुत सारे शेयर प्राइस अप डाउन होते हैं, उससे आपका मेन माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है और आपके ज़्यादा हज़ारों रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो आपको भी तकलीफ होती है कि आपके शेयर प्राइसेज़ मोमेंटम में नहीं जा रहे। कैपिटल मार्केट का वैल्यूएशन करने का तरीका अपना अलग-अलग है, वहाँ हज़ारों लोग मिल कर के आपकी वैल्यूएशन तय करते हैं, डिमांड सप्लाई गेम रहता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म चलता रहता है। करेक्ट। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड बहुत रहता है। तो यदि आपकी चॉइस है तो लिस्टिंग शुड बी द लास्ट ऑप्शन इन ए वेरी बिगिनिंग स्टेज ओके, एंड आई मीन फर्स्ट 5-10 इयर्स लिस्टिंग अवॉइड कर लीजिए एब्सोल्यूटली, और एक आप स्केल कर लो तो आप करो पर मैं फिर बोलता हूँ कि हो सकता है आपको कैपिटल की ज़रूरत हो और कैपिटल आपकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ये सब झमेले के। तो ये झमेले और ज़रूरत का एक बैलेंसिंग करके डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन एक कंपनी के लिए सही है और दूसरी कंपनी के लिए सही नहीं हो सकता है। हमने भी डिसीजन लिया था लिस्टिंग कराने का, हमने भी पिक्चर देश की थी। वो कैपिटल हमारे सिस्टम में भी काम आई। पर आज मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो हमारी सिचुएशन में उस कैपिटल की हमको पब्लिक मार्केट से ज़रूरत नहीं थी। हम वो कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फंड से उठा सकते थे और उसमें ज़्यादा बढ़िया रहता। ओके। तो आई थिंक दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर ने पॉइंट आउट किया है कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ लिस्टिंग करने की सोच रहे हैं, या एक फैसिनेशन बन गया आजकल, मैं क्योंकि मैं भी इसी लाइन से हूँ, हम भी वेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली वाउच करूंगा कि आप हड़बड़ी नहीं करें लिस्टिंग के लिए, कि जस्ट टू गेट द फैसिनेशन कि मैं एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी हूँ, आपको एक डेफिनेटली एक फेम मिलता है, काफ़ी कुछ आपको पब्लिक फेम मिलता है, बट विद दैट कम्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपको वो नंबर्स डिलीवर करने हैं, आपको वो ग्रोथ दिखानी है, वरना आपके इन्वेस्टर्स काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स जो आज मार्केट में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं,
तो उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आप डेफ़िनेटली लिस्टिंग कीजिए, लिस्टिंग के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी सर ने बताए, बट वो हड़बड़ी ना करें। जब आप एक स्केल तक पहुँच जाए, जब आपका बिज़नेस एक स्केल तक पहुँच जाए, जब आपको लगे कि नहीं अब मुझे कैपिटल चाहिए, बड़ी कैपिटल चाहिए ताकि मैं अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ तक ले जाऊँ, तभी जाके लिस्टिंग करनी चाहिए, वरना जस्ट टू गेट द नेम एंड फेम डोंट डू द लिस्टिंग पार्ट बिकॉज़ दैट विल हैम्पर योर ग्रोथ एंड दैट विल हैम्पर योर माइंड। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने बताया एंड आई थिंक इतने सारे पॉइंट्स इतने सारे टेक अवेज़ है कि आई थिंक ये पॉडकास्ट ज़रूर लोगों को लास्ट तक सुनना चाहिए बिकॉज़ अभी कुछ बहुत ही अच्छे मसालेदार चीज़ें जो सर अभी चालू करने वाले हैं, एक बुक भी आने वाली है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस विद द नेक्स्ट। सो आज इतना मज़ा आ रहा है वीएल मित्तल सर से बात करके कि आई थिंक ये पॉडकास्ट पे हमने हर चीज़ें अभी तक कवर की है, फ्रॉम हाउ टू स्केल योर बिजनेस टू आपको जॉब से बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस को स्केल कैसे करना चाहिए, बिजनेस में पिवट कैसे करना चाहिए, एंड आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में भी हमने काफ़ी सारी बातें की। सो अब एक टॉपिक जो क्योंकि हमारे पास लिस्टिंग की भी बात हुई, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई, तो रिस्क मैनेजमेंट जो वर्ड है वो हम एसोसिएट करते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से। एंड क्योंकि सर आपने फाइनेंशियल वर्ल्ड को बहुत क्लोजली देखा है एंड अभी बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर नॉट दैट ग्रेट, तो मैं सबसे पहला आपका सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है इन बिजनेस, तो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, जो सभी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका क्या कहना है? और स्पेशली टू द young people who are starting their investing in the markets and trading in the market, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका एडवाइस है? ये देखिए दुर्गा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन आज के बाजार की जैसी हालत है उसमें बहुत रेलिवेंट है। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी, आप कह सकते हो परेशान हैं। तो मैं इसको थोड़े फंडामेंटल लेवल पे आपका थोड़ा टाइम लेकर के एक्सप्लेन करूँगा। तो थोड़ा तो देखिए, शुरू में इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा मिथ्स जो है ना, आजकल ये सारे सोशल मीडिया पे भी छोटी-छोटी रील्स चलती है, टेलीविज़न में भी सुनते हैं, बहुत सारे आर्टिकल भी सुनते हैं। ये थोड़े मिथ को बस्ट करिए फिर। एकदम भाई। जैसे पहला मिथ आप सुनते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप बने रहिए शेयर में। ये ये इम्पोर्टेंट है, पर इसको डिटेल में समझिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट इज़ ब्यूटीफुल थिंग, वन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। पर लॉन्ग टर्म जिस शेयर में आपने पैसा लगाया, उस शेयर में लॉन्ग टर्म बनना है कि नहीं बनना है, एक प्रोफेशनल डील है। एब्सोल्युटली 100%। इसमें आपके पास आपके पास जो पोर्टफोलियो है, जो आप देख रहे हो कि 2 साल से बढ़ा, 3 साल से बढ़ा। तो मैं मेरा 2008 से लेके जो आज तक का मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि 2008 में मेरा पोर्टफोलियो का पोजीशन था, खराब हो गया सारा। यदि उसी सेम ही शेयर में मैं आज तक पड़ा रहता, तो प्रोबेबली मेरा आज वही वैल्यू होता तो जो 2008 में था, विदाउट एनी रिटर्न। वेरी बिग टेक अवे फॉर। तो उस समय क्या किया है कि उस समय धीरे-धीरे मेरी मेरी उतनी समझ नहीं थी, पर धीरे-धीरे जैसे समझ में आया, मैंने ये किया कि भई मैंने स्विच किया उन शेयरों में जिनके फंडामेंटली बढ़िया हो। तो हो सकता है आपने मोमेंटम में कुछ शेयर में ले लिए जो फंडामेंटली उतने बढ़िया नहीं है। और इसमें जो लास्ट 10-15 साल में हम लोग को एक बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग को म्यूचुअल फंड जैसा एक इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में है। तो अपने को समझ में नहीं आया तो अपने म्यूचुअल फंड में डाल दें। एकदम। तो आज इन्वेस्टर्स को ये इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि भई एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर लॉन्ग टर्म एक बात जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा श्योर है वो डेथ। एकदम। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप 2008 के, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे शेयर हैं जो आज आप देखेंगे तो 2008 में जो कंपनियाँ थी इंडियन मार्केट में, उसमें 25 से 30% कंपनियाँ तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब समझ लीजिए किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया लॉन्ग टर्म वो तो बेटा है। एकदम डेली। और आप यदि 50% कंपनियाँ देखिए उनके भाव ही कभी वापस नहीं आए, ये आए तो अभी आए के फिर वापस टूट गए। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पोर्टफोलियो में आप कौन से घोड़े पे सवार हो। और यदि नहीं समझ में आता है ना, तो आप सारे शेयर बेच करके म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए। वो भी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में जिसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, उसमें कोई थीमेटिक में मत जाइए कि ये सेक्टर, वो सेक्टर, वो सेक्टर। लॉन्ग टर्म में रहना है तो 5 साल मेरे को रहना है, तो बेटर है कि मैं एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में घुस जाऊँ, उसमें ठीक रहूँ। तो एक मेरे को एक प्रोफेशनल असेसमेंट मिलता है और इंडियन म्यूचुअल फंड्स वालों ने एक डिसेंट जॉब की है। वो एटलीस्ट कम से कम फ्रॉडुलेंट कंपनियों में नहीं फँसते, फ्रॉडुलेंट शेयर्स में नहीं फँसते, एक मोटा-मोटा फंडामेंटल देख लेते हैं। करेक्ट। तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रहना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी इफ यू आर नॉट ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर, जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। और यदि आप डायरेक्ट किए हो तो कुछ आज भी कुछ
जो शेयर है यदि आप 3-4 साल से लगा रहे हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे हो। दिस इज़ ऑल्सो राइट टाइम कि यदि आप समझते हो या आप किसी के संपर्क में जो सब समझता है तो आपका पोर्टफोलियो को सही ढंग से कंस्टिट्यूट कर ले। मल्टी कैटेगरी के अच्छे-अच्छे शेयर, स्मॉल शेयर, मिड कैप से एक मल्टी कैप के फंडामेंटल साउंड शेयर ले लें और नहीं समझ में आता तो सारा बेच के कल म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और आप फिर चुपचाप बैठिए, तो काम ठीक है। ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक मिथ है और वो आपका चेंज होता रहेगा। फॉर एन एग्जांपल आप यदि ब्रॉडर मार्केट को भी देखेंगे, तो 1981 के सेंसेक्स स्टॉक में आप लगाते हैं, यदि सेंसेक्स के वो स्टॉक चेंज नहीं होते, तो आपका कोई खास रिटर्न नहीं बैठेगा आज भी, 25 1 साल बाद भी। क्योंकि सेंसेक्स के वो स्टेक चेंज के लिए आपको याद है उस समय हिंदुस्तान मोटर जैसे शेयर हुआ करते थे, सेंसेक्स में। तो उस समय सेंसेक्स निफ्टी डिफरेंट था, डिफरेंट है। तो आपको पोर्टफोलियो का कंस्टिट्यूशन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, और ये दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर सब करते हैं। तो वारेन बफेट कहते हैं कि भाई आप सामान लो, तो पर आप सामान तब लो जब व्हेन ऑल बायर्स आर नॉट बाइंग, आई मीन जब सब बेच रहे हो तो आप खरीदो। एकदम जैसे और अब कब खरीदो? मंदी का, आज जो मंदी है वो कुछ भी मंदी नहीं है, आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता दूं। तब अपने मार्केट में हर समय में आप कह सकते हो फ्रॉड भी होते हैं, हर समय में एक्सचेंज भी होते हैं। तो ये जो स्मॉल कैप पार्टिकुलरली ऐसे भी सेक्टर में कुछ शेयर्स ऐसे हैं, मैं कह दूं 50% शेयर ऐसे हैं जिसमें अभी भी 60-60 70-70% दाम बहुत ज्यादा है। क्यों? तो गिरने ही है। तो या तो आप उनकी वैल्यूएशन करो और आप समझो चीज़ों को, और नहीं तो आप कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दिया म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो मोटा-मोटी करके रहते हैं। और म्यूचुअल फंड में डाला तो मल्टी कैटेगरी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसे डालिए। तब क्या होता है, फिर भी आपका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग का रूल चालू करेगा। मैं इसको आपको उदाहरण दूँ, यदि आप इससे सोचोगे कि यदि आप चांदी को सोने के भाव में खरीद लोगे और कभी सोचोगे कि चांदी सोने के भाव में आएगी, तो नहीं आएगी ना। तो चांदी तो चांदी रहेगी, हाँ, वो चांदी के हिसाब से ही बढ़ेगी। सोने का भाव तो चांदी को नहीं मिलने वाला। सोना भी बढ़ेगा, चांदी भी बढ़ेगी, बट दोनों का भाव अपना-अपना अलग रहेगा। तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी है कि हम कौन-सी कंपनी में इन्वेस्टेड है। और अभी ये जो 5 साल में इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिकुलरली स्मॉल शेयर्स में या एसएमई शेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेसेस है, बहुत ज़्यादा प्राइस को लेके ओवरलैपिंग्स है, वो ठीक होनी है। तो आप कृपया बचिए उससे, और अभी भी आप अपने ऐसे कोई ट्रैप में फँसे हुए तो निकल जाइए, निकल के अपना डाइवर्सिफाइड मल्टी शेयर्स के अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। तो आपको समझ है तब ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर इन्होंने मैं आपने क्वेश्चन किया ट्रेडिंग, तो देखिए ट्रेडिंग करना एक फुल टाइम प्रोफ़ेशन है। एकदम। इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। पर यदि आप अपना सेबी का प्रोफ़ेशनल रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे 80% से ज़्यादा ट्रेडर्स तो लूज़ करते हैं मनी। इनफैक्ट 90% से ज़्यादा जो रिसेंट रिपोर्ट लगी है। तो ट्रेडिंग करना एकदम ही, यदि आपको फुल टाइम आप समझते हो मार्केट को, और यदि आप अपने आप को देखिए कि लास्ट 1 साल 2 साल में यदि आपने अच्छे से पैसे बनाए हैं, तो फिर आप एक्सपर्ट ही हो। स्पेशली लास्ट 3-4 महीने में पैसे बनाए तो आप एक्सपर्ट हो, तो आप ज़रूर करो। और वो मेरे हिसाब से अब फुल टाइम एक प्रोफेशन है। जैसे मैं मार्केट को समझता हूँ थोड़ा बहुत, पर मैं ट्रेडर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है उससे फोकस करने के लिए। करेक्ट। तो ये एफ-एन-ओ सेगमेंट, ट्रेडिंग सेगमेंट एक फुल टाइम प्रोफेशन है, अच्छा चीज़ है, पर आपको समझ में आना चाहिए। जो बिज़नेस समझ में आता है तो बहुत लोग पैसे बनाते हैं और बना भी रहे हैं, आपको भी बनाने चाहिए, और पर नहीं समझ में आ रहा तो मत घुसिए, बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब आई थिंक मैं 100% अग्री करूँगा आपके फर्स्ट पॉइंट से कि आपने जो कहा कि अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपका एक गोल है, तो आप डेफिनेटली कीजिए, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड वे, नॉट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक कि आप बस लेके बैठे हुए हैं और ना आप प्रॉफिट में बेच रहे हैं ना लॉस में बेच रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एज अ इन्वेस्टर अगर आप खुद से अपना पैसा हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्सपर्टीज होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। वरना आज के दिन में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ है, एआईएफ्स है, जहाँ आप अपना पैसा एक्सपर्टीज़ प्रोफेशनल्स को दे सकते हैं, जो एक छोटी-सी फीस लेके आपके पैसे को अच्छे से प्रोफेशनली मैनेज करेंगे, रादर दैन गेटिंग योर वेल्थ डिस्ट्रक्टेड बाय सेल्फ डिस्ट्रक्शन, राइट? गिव इट टू प्रोफेशनल। जहाँ हो सकता है मार्केट गिरे तो वो भी गिरते हैं, आज म्यूचुअल फंड्स भी डाउन है, आज हो सकता है आपके पीएमएस भी डाउन है बिकॉज़ मार्केट गिरा है, बट डेफिनिटली दे आर मच मोर वेल मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। एंड जब हो सकता है मार्केट विल गो अप, या हो सकता है डेफिनेटली मार्केट तो ऊपर जाना ही, जैसे हम कहते हैं कि आदमी हो या शेयर बाजार, जाना तो ऊपर ही है। सो वो एक बहुत बड़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट एनालॉजी है सबके लिए कि वो जाएगा तो ऊपर ही। सो गिव योर मनी टू द प्रोफेशनल्स।
एंड सेकेंडली डेफिनेटली ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग उनको ही करनी चाहिए जिनको एक प्रॉपर जिनका एक कैपिटल हो, नॉलेज हो और जिनको उस चीज़ में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बिकॉज़ जैसे मैं कहूँगा, मैंने भी 2015-16 में ट्रेडिंग चालू की थी, तो उस समय मेरे पास ना नॉलेज था, ना एक्सपीरियंस था, ना बहुत बड़ा कैपिटल था, तो उसका मैंने लॉसेस किए। बट धीरे-धीरे मैंने समझा कि नहीं, ये एक ज़ीरो सम गेम है जहाँ 90% लोग लॉस कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर एक कैपिटल ग्रो करना है और वो चीज़ एक फुल टाइम प्रोफेशन है जहाँ आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तब मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपना नॉलेज डेवलप किया, अपना सब कुछ डेवलप किया एंड देन मे बी आज के दिन में मैं जो लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं वो भी सबको यही कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, खुद से अपना कैपिटल ग्रो करना चाहते हो, तो ट्रीट इट एज़ अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा कि बहुत जन ऐसे हो गए हैं लास्ट 2-3 सालों में जिन्होंने अपना बिज़नेस बंद करके स्टॉक मार्केट को एक फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, एक फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया है और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स भी आते हैं। इनफैक्ट कल ही मुझे एक जन ने फ़ोन किया कि सर, मैंने अपना जॉब छोड़ के आज फुल टाइम मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आ चुका हूँ, बट मुझे अभी लास्ट 2-3 महीनों में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारी ऑडियंस सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या व्यू है कि फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्या एक प्रोफ़ेशन बन सकता है? और बन सकता है तो उसके क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए? बिकॉज़ ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल है, स्पेशली जब आज हम मार्केट्स काफ़ी नीचे आए हैं। तो ये एक और भी क्रिटिकल सवाल है जिसका आंसर हमारी ऑडियंस अब जाने। नहीं, नहीं, देखिए मेरा फ़र्मली मानना है कि कैपिटल मार्केट एक वंडरफुल अमेज़िंग जगह है और फुल टाइम में यदि आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में करियर बना सकते हो तो ज़रूर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बिज़नेस के अप्स डाउन आते रहते हैं। सो आपने 5 साल अप ही अप देखे तो अभी थोड़ा डाउन देख लीजिए, तो वो तो एक्सपीरियंस है, इसके साइकिल से गुज़र जाए, आप टिके रहिए, फ़ोकस रहिए। प्रोवाइडेड यदि आपको आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, वो एक डिफरेंट चीज़ है कि मेरे पास कितनी कैपिटल है, कैसे-कैसे करना है, वो एक आप हैं इसमें तो आपको पता ही है, ज़्यादा पता है। तो उस रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए, फ़ोकस रहिए बिज़नेस में, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोफ़ेशन। जो फंड मैनेजमेंट पे मैं एक मारवाड़ी आपको लोकोक्ति बताना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंस होता है। सो लाइक एक मारवाड़ी में कहते हैं कि भई बावड़ा ने इत्र दिया खाजा सिर के सिमट ठोर। मतलब इफ यू गिव परफ्यूम टू ए person who is full, he rather than smelling, he will eat it and will say it's sweet. So while selecting the mutual fund और पीएमएस आजकल बहुत सारे हो गए, बहुत सारे ऐप्स भी हो गए और आप देखोगे आपके पास आप एआई देखोगे 10 जन आपके पास आ जाएँगे, 10 जन पीएमएस लेके आ जाएँगे। तो मैं बताता हूँ इन्वेस्टिंग आप जिसको अपना हार्ड अर्न्ड मनी दे रहे हो, वो आप आजकल नए-नए बहुत सारे हो गए। कोई भी आकर के कोई आप बहुत सारे इंटरनेट पे भी मिल गए, उसमें अपना एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे एक आप लॉयर को सेलेक्ट करते हो तो आप सोच के करते हो ना भी कौन लॉयर है, 10 जन से पूछ के करते हो। एक डॉक्टर को सेलेक्ट करते हो तो सोचते हो वो डॉक्टर का तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि वास्तव में एक्सपर्ट है कि नहीं। अभी बहुत सारे मशरूमिंग हो गए जो आ गए पर ये एक बहुत सीरियस प्रोफ़ेशन है। इसमें एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ लगती है। तो आप ये देखिए और मैं कहता हूँ कि आप ये देखिए एक इंडिविजुअल रन कंपनी के बजाय आप एक जो मल्टी एसेट कंपनियाँ होती हैं वो हमेशा बढ़िया रहती है। बिकॉज़ उसका एक प्रोसेस होता है, एक डिसिप्लिन होता है। तो अभी आप हार्ड अर्न्ड मनी देते हो एएएफ को, म्यूचुअल फंड्स को या आप ये पीएमएस को, तो ये देखिए कि उसके बैकग्राउंड में है कौन और उसका क्या एक्सपीरियंस है और उसका हमेशा ये लास्ट 5 साल का मत देखिए, 5 साल तो एबेरेशन है। इसमें आप देखेंगे कोई फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप ज़्यादा सेल ले लिया, उसमें वो ज़्यादा उठा-पटक हो गई, तो वो बढ़ गया और वो अभी घट जाएगा। तो उससे आपका बेहतर नहीं बनने वाला। तो ये देखिए कि उस बंदे का कितना कैपेबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से उसको नॉलेज है क्या? और ऐसे बहुत सारे आपको अवेलेबल हैं जो काफ़ी अच्छे लोग जो सीनियर लोग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, आप उन्हीं को अपना पैसा दीजिए। तो सेलेक्टिंग एन एक्सपर्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। डोंट गिव योर हार्ड मनी टू हाफ कुक्ड फेलो, द हाफ कुक्ड पर्सन दे विल डिस्ट्रॉय मोर देन व्हाट यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। ग्रेट, आई थिंक वंडरफुली एक्सप्लेन्ड कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, अपना हार्ड अर्न्ड मनी दे रहे हैं, तो प्लीज़ हैव अ बैकग्राउंड चेक कि एटलीस्ट वो एक्सपर्ट है या नहीं है। उसने अपने लास्ट 10 इयर्स में एटलीस्ट या कोविड के टाइम पे भी कैसे उन्होंने इसको मैनेज किया और कैसे पैसा बनाया, राइट? सो वो थॉट प्रोसेस, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ने हमको कही कि वेल्थ मैनेजमेंट, पीएमएस कंपनीज़ काफ़ी ग्रो हो गई है। बट अगर अगर आपको फुल टाइम अपना प्रोफेशन बनाना है स्टॉक मार्केट में, तब आपको वो राइट नॉलेज, राइट कैपेबिलिटीज एंड राइट
लोगों से, नए नेटवर्क से जुड़ना होगा, तब जाके आई थिंक वो आप कर सकते हैं, वरना फुल टाइम प्रोफेशन इसको ना बनाएँ। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैन बी, बट प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका डेफिनिटली होना चाहिए, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आई थिंक सर ने काफ़ी अच्छे से आर्टिकुलेट किया कि 2008 देखा हमने, 2015 देखा, 2020 देखा, अभी 2025 में आती है फॉल देख रहे हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स हर बिज़नेस में आते हैं, स्टॉक मार्केट में भी आते हैं। तो अगर आपको यहाँ डटे रहना है तो आपको ये प्लस माइनस फेस दोनों देखने हैं। तो इसी से सर वेल्थ मैनेजमेंट और एआई, जैसे आपने कहा कि एआई का आज बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया है, तो मुझे अभी यही पता चला कि आपने एक नई कंपनी ने चालू की है, क्लब कौटिल्य बोल के, और माइक्रोसैक्ट वेल्थ मैनेजमेंट आपका चल रहा है। तो मैं उसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा कि उसका क्या विज़न है आपका, और क्या क्यों आपने ये चालू किया है? एंड ये मुझे नाम भी बहुत फैसिनेटिंग लगा कि क्लब कौटिल्य, जो हमारे चंद्रगुप्त जी, या फिर हम उस टाइम से रिलेट करते हैं कौटिल्य को और अर्थशास्त्र को। तो कैसे आपने ये चालू किया एंड क्या उसमें आपका विज़न है? देखिए ये हमने क्लब कौटिल्य से चालू किया है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ कौटिल्य। ओके, नॉलेज इज़ ए नॉलेज, और आपको को सारा नॉलेज मिलता रहता है। वी गेट नॉलेज फ्रॉम यूरोपियन, वी गेट नॉलेज फ्रॉम यूएस, वी गेट नॉलेज ऑफ ऑल एक्सपर्ट्स। नॉलेज इज़ ए नॉलेज, एवरी नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। करेक्ट, अ, इश्यू ये होता है कि वो नॉलेज फिर हम लोग आम भारतीय तक क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? व्हाई द लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ नॉट अवेयर अबाउट? करेक्ट, बिकॉज़ वो रिलेट नहीं कर पाते। जैसे हम लोग रामायण, महाभारत के साथ रिलेट कर पाते हैं। तो मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा, तो मैंने देखा वो सारे डायनामिक्स जो आज हम लोग ने डिस्कवर किए, वो उस समय भी डिस्कवर थे। सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात, सेलेक्टिव क्राइटेरिया की बात, सारी चीज़ें लिखी हुई है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी हुई है। तो हमने कहा कि हम उनकी बातों को ले जाएँगे भारतीयों के पास, तो ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हो, मास को ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। वो समझ पाते हैं। अपना अपनी खुद की भाषा में लिखा हुआ नॉलेज, अपने देसी एनवायरनमेंट में लिखा हुआ आपको, अब लोगों को कनेक्ट करता है। बस वही फ़र्क। और बाकी तो नॉलेज सभी बराबर है। मैं बोलता हूँ वॉरेन बफेट भी आज के क्लब चाणक्य ही है इन्वेस्टिंग पार्ट के, और वो सबसे अपने सीखते हैं। पर जब अपने किसी देश में काम करते हैं, तो देश के आपके जो हीरोज़ हैं, उनकी भाषा आप देशवासियों के पास ले जाते हो, तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। देन यू कैन स्प्रेड बेटर। अब वो आइडिया था हमारे को चाणक्य नीति का अ, फोकल पॉइंट करने से, और हमने अभी एएफ चालू किया है, और हम इसको आगे ले जाएँगे। पर मैं बता दूँ कि अभी हम कोई बाहर के इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं ले रहे। हमारे ओके, कुछ सेलेक्ट मेरे जो क्राइटेरिया हम उन्हीं के पैसे मैनेज करेंगे। और फिर फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। ट्रू, हम एक बैकग्राउंड बनाएँगे, फिर हम देखेंगे हम कैपेबल है क्या ये काम करने के। करेक्ट, तो वो कैपेसिटी हो जाएगी कि हाँ, ठीक है, वो हम कैपेबल है, तब हम जाएँगे मार्केट में। यदि हम कैपेबल नहीं हैं, तो नहीं जाएँगे। और फिर हमारा ये है कि भई अ, ठीक से मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, मार्केट पे भी डिपेंड करता है सारा कुछ। तो उसमें वी विल सी, ये हमने स्टार्ट किया है, बिकॉज़ ये हमारा एक पर्पज़ है कि एक अच्छा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनाएँगे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इन डेप्थ पॉइंट, जो सर ने कहा कि अगर आप फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट के लाइन पे जा रहे हो, तो आप सबसे पहले ये जान लो कि क्या आप उस चीज़ पे कैपेबल हो। जैसे हम बोलते हैं, कोई भी बिज़नेस हम चालू करते हैं, तो हम 3 हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और फूल। उनसे उनसे पैसा लेते हैं, और मे बी उनसे ग्रो करते हैं। तो वो चीज़ करना, वो टेस्टिंग द वाटर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एंड देन बिकॉज़ आप जैसे ही पब्लिक मनी लेते हो, यू बिकम अकाउंटेबल, एंड फिर आप आंसरेबल भी हो जाते हो। So better you try with your own money, or you test with your very close ones, because वो आपको ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं उसमें। एंड डेफिनेटली जो आई थिंक चाणक्य का आपने चाणक्य नीति की बात की है, वो डिफरेंट, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चलता आ रहा है कि वो एक जो नीति है, वो हम अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में भी यूज़ करते हैं। तो मैं उससे आपको थोड़ा और, मैं चाहूँगा आप उस पे थोड़ा और अपने पॉइंट्स को रखें कि कैसे आप इन्वेस्टिंग, अपने खुद की इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में उसको यूज़ करते हैं, और क्या आपका विज़न है कि कैसे ऑडियंस, हमारी ऑडियंस उसको यूज़ कर सके? देखिए, जो चाणक्य का प्रिंसिपल पॉइंट जो चाणक्य नीति का है, वो बोलती है गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो वो ये कहता है कि भई आपकी जो, पहले चाणक्य डिसाइड करता है कि वेल्थ क्या है? मैं आपको 5 मिनट समय लेता हूँ। तो वेल्थ हर आदमी के लिए अपने अलग-अलग वेल्थ है। किसी आदमी के लिए 100 करोड़ भी कम है, किसी आदमी के लिए 10 करोड़ बहुत ज़्यादा है। तो चाणक्य की फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप जो इन्वेस्टिंग करो, उसमें ये रखो कि आपकी गोल क्या है और आपकी ज़रूरत क्या है। तो चाणक्य कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा है, पर व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म दैट हैज़ टू डिफाइन।
हर आदमी के लिए लॉन्ग टर्म अलग-अलग है। अब मेरे को कहा जाए आज की तारीख में कि 10 साल में तुम्हारा पैसा बन जाएगा और 3 साल बाद मेरी बेटी की शादी है, तो मेरे तो वो काम का नहीं है, मेरे को 3 साल बाद ही पैसा चाहिए, आप कुछ भी मार्केट कर ली। करेक्ट। तो ये चाणक्य का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, वो हर चीज़ क्या डिफाइन करता है कि हर चीज़ को आपके ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है। तो चाणक्य कहता है कि पहले आप अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करिए। ऑब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद देखिए कि आपके पास कितना टाइम फ्रेम है। करेक्ट। उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिंग करिए। तो उसकी नीति में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म हैज़ टू बी डिफाइंड। लॉन्ग टर्म की कोई परिभाषा होनी चाहिए कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म क्या है। अलग-अलग आदमी के लिए लॉन्ग टर्म है। तो फर्स्ट जो ये है और सेकंड जो चाणक्य बोलता है कि भाई उसकी जो ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको आप मेजर करिए रिलेटेबल चीज़ में। क्या? तो देखिए मैं एक आपको छोटा-सा एग्जांपल बताऊँ कि यदि आप एक बॉन्ड खरीदते हो, तो बॉन्ड की 8% यील्ड आती है और 8% ग्रो करता है और हमेशा ग्रो करता रहेगा। वो आपको प्राइस टू बुक पे 1 पे मिलता है, रात का पी पे मिलता है। एकदम। तो अब आप ये देखिए कि भई अब आप एक कंपनी को खरीद रहे हो, तो बॉन्ड से बेटर है क्या? मतलब लास्ट 40-50 साल में कंपनी प्रॉफिट देगी क्या? अब आप एक कंपनी को, एक कमोडिटी कंपनी को आप 40 का पी दे रहे हो, वो भी पीक पे दे रहे हो। एकदम। तो अब आप ये देखो कि आप यदि पी 40 का दे रहे हो, उसको मतलब कंपनी को सेम प्रॉफिट 40 साल तक दिखा दो। 40 साल तक, हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं है कमोडिटी कंपनी से। उस कंपनी में जिसमें कोई एंटी बैरियर नहीं है, उसका तो कोई भी दूसरा बंदा 5 साल में बना लेगा। एकदम। तो किसी को समझ लीजिए ज़्यादा ऑर्डर आ गया, अरे ये रेलवे ने ऑर्डर दे दिया, इसने ये ऑर्डर दे दिया, इसने ऑर्डर दे दी। अरे तो भई आप ऑर्डर में कितना प्रॉफिट है उसका 2 गुना दे दीजिए। हैं। तो होता है क्या है कि मेरे 500 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल, समझ लीजिए कोई भी वजह से मेरे को टेलविंड मिल गया सामने। तो अब वो 500 करोड़ का प्रॉफिट नेक्स्ट 4 साल रहने वाला है, तो 2000 करोड़ ही तो कंपनी के पास आएगा और मैं उठा के उसको 40 का पी दे रही, मतलब 2000 करोड़ के बजाय 20,000 करोड़ में खरीदता हूँ। तो मैं जब खरीद रहा हूँ तो मैं 10 गुना ज़्यादा दाम दे रहा हूँ, तो वो टिकेगा नहीं, वो करेक्ट होगी एब्सोल्यूट। तो ये जो रिलेटेबल जो वैल्यू होती है ना, वो आपको कंपेरेबल एसेट्स देखना है कि भाई मेरे पास कंपेरेबल एसेट्स क्या है। करेक्ट। तो चाणक्य एक डायमंड का श्लोक बोलता है कि भाई आप जब डायमंड खरीद रहे हो, तो हर डायमंड की अपनी-अपनी अलग-अलग वैल्यू होती है। फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से उसकी प्राइस तय होती है। अरे फिर आप कंपैरिजन करिए कि तो ये जो विज़डम है ना चाणक्य की, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया मेरे इन्वेस्टिंग स्टाइल में और हर बार मेरे को सरप्राइज़ करता है, हर मार्केट कंडीशन में। ये मैं उसी तरह सोचता हूँ। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग बात है ये कि चाणक्य नीति जो हमको हमारे हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिंग में भी एप्लीकेबल है। और जिस तरीके से आपने बताया कि चाणक्य नीति इन्वेस्टिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने गोल को सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि क्या चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज हम जैसे बोलते हैं कि कोई इन्वेस्टर के लिए हो सकता है 5 साल लॉन्ग टर्म हो, कोई 2 साल हो, या किसी को अगर अपने बच्चे की पढ़ाई करानी तो हो सकता है 1 साल हो। तो वो आप पहले डिफाइन कीजिए एंड सेकेंडली आप ज़रूर कंपेयर कीजिए कि एसेट क्लासेस में आपको कौन-सा एसेट क्लास है। जैसे कि अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल दूँ, तो गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए लास्ट 6 महीने में वर्सेस इक्विटीज़। व्हेयरएज़ उसके 6 महीने पहले इक्विटीज़ ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे वर्सेस गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपको अपने एसेट क्लासेस को भी कंपेयर करना है। और डेफिनिटली सबसे इम्पोर्टेंट जो आई थिंक टेक अवे मैं कहूँगा इसमें, जैसे सर ने कहा कि आप जभी भी इन्वेस्टिंग करें लॉन्ग टर्म के लिए, आप अपना एक टाइम फ्रेम तो फिक्स कीजिए, प्लस आपको किस तरीके से अपने वेल्थ को ग्रो करना है वो भी एक फिक्स कीजिए, ताकि आप एक्चुअल में अपना इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ को ग्रो कर सकें। तो इसी से सर मैं अगेन नहीं, मैं आपसे 2 समय मिनट में लूँगा। एक और एकदम तो पॉलिसी मैं चाणक्य नीति की बताना चाहूँगा 100 कि एक तो जो चाणक्य नीति का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भई आप अपने कैरेक्टर में, वो संस्कृत में श्लोक बोलता है कि कुछ भी काम करिए, जो फ्रॉड है या जो चोर है या जिनका कैरेक्टर कम है, उस आदमी के आस-पास भी मत भटकिए, उससे दूर रहिए। इतना तक चाणक्य ने बोल दिया कि यदि गाँव में भी वो आदमी था, तो उस गाँव को ही छोड़ दीजिए। तो ये सबसे जो फर्स्ट कॉमर्स यदि आप चाणक्य नीति को पढ़ते, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन होने चाहिए। तो उसमें फ्रॉडुलेंट या डाउटफुल प्रमोटर मत जाइए। सेकंड, चाणक्य का एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें बोलता है कि सोना सोने के भाव में बिकेगा, चांदी चांदी के भाव में, मिट्टी का मिट्टी के भाव में, और हर चीज़ बिकती है। तो स्टॉक सिलेक्शन का पहले जब आप देखते हो, तो ये देख लीजिए कि भी आप कभी भी कोई भी सेक्टर के प्रति, कोई भी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होने से सबसे पहले देखिए जो आप वैल्यू दे रहे हो, वो आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, आप वैल्यूएशन उसको सही तरीके से कीजिए। जैसे आपने कहा कि कमोडिटी कंपनीज़ को आज जो मार्केट था 2024 में 40 का पी, 50 का पी, जहाँ कोई मोट नहीं है,
जहाँ कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है, वहाँ लोगों ने उतना वैल्यूएशन दिया और आज वही सारी कंपनीज़ आपको 10, 12, 15 के पीई पे वापस आ चुकी है। ये अभी तो कुछ आया ही नहीं है। हाँ, मैं बताऊँ फिर पेन आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, मतलब हाँ, अभी कोई पेन नहीं है। अरे बाप! अभी तो देखिए, चाणक्य का ये तो खूबसूरती है। अब आप मिट्टी का भाव मिट्टी का नहीं है। ट्रू, ट्रू। तो ये चीज़ आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एज़ अ इन्वेस्टर अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनिटली आपको इन डेप्थ बैलेंस शीट, इन डेप्थ प्रमोटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर आप कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रमोटर के पास चले गए तो आपका वेल्थ अल्टीमेटली डिस्ट्रक्ट होगा जो हमने हिस्ट्री में देखा भी है। या आपने अगर कोई मिट्टी के भाव की कंपनी को सोने का भाव दे दिया तो अल्टीमेटली वो मिट्टी के भाव में आनी ही है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एनालॉजी जो आई थिंक मैं भी फॉलो करता हूँ कि आपको कोई भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है जहाँ आप कोई भी कंपनी लेते हैं, आप शॉर्ट टर्म में बेच देते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपना वेल्थ को क्रिएट करना है तो आपको इन डेप्थ बैलेंस शीट की एनालिसिस, वैल्यूएशन करना और ये एनालॉजी आई थिंक ये मेरे लिए भी एक टेक अवे है कि भाई मिट्टी के भाव की कंपनी को मिट्टी का भाव दीजिए, सोने के भाव की कंपनी को सोना का भाव दीजिए। इंटरचेंज ना करें वरना आपका वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगा। सो वे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो फिर एक चीज़ है, आपको मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि आप समझ लीजिए जिसको 10 का पी मिल रहे हैं, उसको आप 40 का पी दे दिए, तो आप तो 4 गुना भाव देके बैठे हो। तो यदि कंपाउंडिंग आप रूल फ़ॉलो करते हो, तो 4 गुना भाव आपका 5 साल में डबल होना है और 10 साल में 4 गुना होना है। एकदम तो 10 साल का तो भाव आज ही आप दे दिए, तो 10 साल में तो एक अपने आप पे भाव टू भाव नहीं है। बहुत ही ग्रेट एनालॉजी, बहुत ही ग्रेट एग्जांपल मैं कहूँगा कि भाई अगर आप 40 का पी दे रहे हो और कंपनी उस लेवल से ग्रो ही नहीं कर पाएगी, तो 10 साल लग जाएँगे एक्चुअल में वो वही वही परेशानी वो 10 तो आपका पैसा हाँ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो उस कंपनी की, वो ट्रू बिज़नेस की वैल्यूएशन है क्या? और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हो सोशल मीडिया में, ये रेलवे का ऑर्डर आ गया, आप टेलीविज़न में देखते हो, उसमें 90% लोगों को समझ में नहीं आता वैल्यूएशन। आप ज़्यादातर लोग आपको एवरेज पी दे देते हैं, एवरेज पी भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। हर कंपनी का हर समयकालीन पी मिलता है, उसका कंपनी कितना मोटा है, उसका आगे का ग्रोथ स्टोरी क्या है, उसका एक मेजर्ड पी होता है। एवरेज पी देना ये बहुत सिम्प्लिफिकेशंस है, स्टॉक इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होती। करेक्ट, तो उसको आप हमेशा देखिए कि आप ये सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे कोई कहने से आप पी मत दीजिए। आप और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने से मत दीजिए, एक ऑर्डर आने से मत दीजिए, एक होलिस्टिक ओपिनियन बनता है और वो फिर आपके पोर्टफोलियो बैलेंसिंग भी होती है। समटाइम एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर हो, उनको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो वो वेटेज कम कर देते हैं, वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोर्टफोलियो में 10% लेते हो, 25% लेते हो, 1% लेते हो, 2% लेते हो, उससे बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप सीजन म्यूचुअल फंड मैनेजर को देखेंगे ना, वो एप्रोप्रिएट वेटेज करते हैं और टाइ एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में क्या है, एंट्री आप अपने भाव में करोगे और निकलोगे बाजार के भाव में, निकलने की प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं। ट्रू, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, उसको आप ध्यान रखिए कि आप उसकी सही कीमत दे रहे हो। और सही कीमत में जैसे वारेन बफेट का एक रूल तो सब पढ़ते हैं इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सेकंड रूल भूल जाते हैं जो हमेशा कहता है वो, जब आप खरीदते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। तो 20 रुपए की चीज़ है, मेरे को 15 रुपए में मिलेगी, तब मैं खरीदूंगा। 5 रुपए तो मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है। करेक्ट, तो इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। आई थिंक दिस इज़ द आई थिंक बहुत ही अच्छे एंगल पे कन्वर्सेशन जा रहा है कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली जाननी है कि एक्चुअल में उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या कंपनी का फॉरवर्ड ग्रोथ स्टोरी है, क्या कंपनी की बिकॉज़ फॉरवर्ड पी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसी पे आता है कि फॉरवर्ड मोड क्या है, ग्रोथ स्टोरी क्या है, कंपनी क्या केपेक्स कर रही है, क्या विज़न है, तो उसके लिए आई थिंक कॉन कॉल्स वगैरह सुनने बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज़ अगर आप अगेन सोने के भाव पे अगर आप कोई कंपनी ऐसी ले रहे हो जो सिल्वर के भाव डिज़र्व करती है, तो फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, आप तो ज़्यादा मार्जिन पहले ही दे चुके हैं, तो आपका जब मार्केट करेक्ट होगा तब वो कंपनी ज़्यादा करेक्ट होगी। एंड अगर आपने सोने के भाव में सोने की कंपनी खरीदी है, तो हो सकता है एक बार के लिए वो थोड़ी नीचे आ जाए, बट जब मार्केट रिकवर होगा दैट विल रिकवर द फर्स्ट। तो सर आपकी काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन या एक मन में आज ये है कि मार्केट गिर रहा है और हो सकता है आगे जाके और भी गिरे। तो इस समय पे उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? क्या उनको अपने जो लॉस मेकिंग शेयर है जिसमें उनको उतना कन्विक्शन नहीं है वो बेच के जो कंपनी सोने के भाव में थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल उनको वहाँ खरीदना चाहिए? या फिर उनको अपने जो लॉस मेकिंग शेयर्स को उनको थोड़ा एवरेज करके फिर मार्केट ऊपर जाए तो उनको बेच के फिर सोने वाले शेयर्स में शिफ्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? मार्केट में टाइमिंग करना मार्केट को ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जब भी आप खरीद रहे हो, कोई भी मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। जब भी आप खरीद रहे हो, तो मैं कभी टाइमिंग करता भी नहीं हूँ और मैं टाइमिंग का फ़ेवर भी नहीं करता कि आपको ये सस्ते में घुसना है, महँगे में।
जब भी आप खरीद रहे हो उस समय आप अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करिए, और अपॉर्चुनिटी बियर मार्केट में भी आती है, बुल मार्केट में भी आती है, खरीदने की भी आती है, बेचने की भी आती है। आज जो इन्वेस्टर्स, या तो वो पूरा वारेन बफेट को पढ़े पूरा, बिकॉज वारेन बफेट का एक क्लिप फेसबुक पे पढ़ के मैं लगा दूंगा वो नहीं हुआ। करेक्ट। वो ही इज ए ग्रेट पर्सन, आप उसकी पूरी बुक्स पढ़े, उसके पूरे लेटर्स पढ़े, उसकी खुद की सारी इन्वेस्टिंग हिस्ट्री पढ़े, कि वो कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में करते हैं, पर वो काफ़ी शेयरों में शिफ्ट कर दे खुद भी। एकदम वो रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो वेरी वेरी और उसका सबसे लार्जेस्ट असेट एलोकेशन तो बॉन्ड है। हाँ, तब आज के दिन में ये इज द हाईएस्ट 370 बिलियन और बॉन्ड लिक्विडिटी में बैठते हो, और जब सस्ता मिलता है तब खरीदता है। आप या तो उसकी पूरी फिलोसॉफी की स्टडी करिए, तब आप खुद वारेन बफेट के जैसे बनिए, आप कर सकते हो। और नहीं तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, जो आपको अक्रॉस द मार्केट इन्वेस्टिंग करते हैं, अक्रॉस द सेक्टर इन्वेस्टिंग करते हैं, और अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें आप पैसे डालिए। करेक्ट। तब क्या होगा, अच्छा होगा। तो यदि आज किसी इन्वेस्टर को लगता है कि वो कैपेबल नहीं है, तो आपको जब पता चलता है गलती को सुधारिए। मैं कहता हूँ आप सारे शेयर बेच के आप अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, तब और आप शांति से बैठ जाइए। तब तो एकदम सही है। आप वेकन करोगे तो आपके पास हो सकता है वो पोर्टफोलियो हो, सब कंपनियां हो, जो आज आज से भी 25% हो जाएगी और साफ भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा प्रमोटर का है। जैसे बहुत सारे, यदि अनफॉर्चुनेटली आपने कोई एसएमई कंपनी के आईपीओ में पैसे डाल दिए हो, आई एम प्रीटी श्योर 50% से ज्यादा एसएमई कंपनियां जो लिस्ट हुई है वो 10 साल से ज्यादा टिकेगी नहीं, तो वो जीरो होनी है। करेक्ट, श्योर है। तो इसलिए उसमें आप निकलिए, निकल के आप अपना अच्छे, जो आपको काफ़ी अच्छी इंडिया में सबसे अच्छा खूबसूरत बात होगी, अपने को बहुत सारी अच्छी एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड की, जो जिनका बैकग्राउंड है 10 साल का, 15 साल का, आपके पास अवेलेबल है। आप अच्छे उनके डाइवर्सिफाइड फंड में डाल दीजिए। ये आपको अभी भी कोई बहुत मिलेंगे, अरे कंज्यूमर टेक में डालिए, बैंकिंग में भैया गलती मत करिए। आप आपको लॉन्ग टर्म में रहना है, डाइवर्सिफाइड फंड में बैठिए, चुपचाप बैठ जाइए। हर चीज़ का दाम आता है, हर सेक्टर चलता है। यदि इंडिया चलेगा तो सब चलेगा। सो आई थिंक मैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है ये चीज़ों को, और मैं सम अप करना चाहूँगा कि एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि आप अपना इस फ़ोन में पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे, सो ट्राई टू हायर गिव इट टू प्रोफेशनल्स, या आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ले सकते हैं, विच इज़ आई थिंक मल्टी एसेट फंड्स बहुत सारे आ गए, आप उस पे इन्वेस्ट कीजिए। और सेकेंडली बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, बिकॉज आजकल बहुत सारी कंपनी, जैसे सर ने कहा कि एसएमई इज़ वेरी गुड, एसएमई इन्वेस्टिंग इज़ लिटिल रिस्की, बट वेल्थ क्रिएशन भी वहाँ होता है। बट उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो एक्चुअल में उनकी बुक्स जो है सही। उतनी सही नहीं है, और वहाँ पे आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी उतना ही फास्ट होता है। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है, ऐसी नहीं कंपनी जो ऊपर से 60-70% गिर गई, और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट भी किया है। तो वो एसएमई इन्वेस्टिंग इज अ रिस्की पार्ट, जो मैं समझता हूँ। और वहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको इसका प्रॉपर नॉलेज है, जिनको पूरी बैलेंस शीट और पीएनएल को पढ़ना आता है, जो प्रमोटर इंटरव्यू सुनते हैं, प्रमोटर से समझते हैं कि बिजनेस में क्या ग्रोथ हो सकती है, और एक्चुअल वो सेल्स वो कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ग्रोथ आ रही है। तो वो चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस कन्वर्सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा कि एज अ यंग इन यंग इंडिया, बिकॉज काफ़ी आई थी सर ने कहा 50-60% आज हमारी पॉपुलेशन यंग है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा ऑन स्टॉक मार्केट्स की? उनको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? जैसे वॉरेन बफेट सर कहते हैं कि भाई आपको जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, तो क्या उनको अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहिए, या उनको स्टार्टिंग में कोई मेंटर हायर करना चाहिए टू फॉर लर्न, या फिर उनको बुक्स पढ़नी चाहिए और पहले नॉलेज गेन करना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग? तो क्या अप्रोच रहना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी यंगस्टर्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर। ये देखिए, यंगस्टर्स को जो मैं वही एडवाइस दूंगा जो मैंने मेरी डॉटर को दी है। आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको, कैपिटल मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। आप बहुत अच्छा से पैसे बनाते हो और आप अच्छा से इन्वेस्टिंग करते हो, तो फंडामेंटली ये बहुत अच्छी चीज़ है, अर्ली इन्वेस्टिंग करना, रेगुलर इन्वेस्टिंग करना, टाइमिंग नहीं करना, लॉन्ग टर्म रहना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। तो वही अगेन आपकी गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। तो पहले तो आप अपनी गोल्स को देखिए, आप अपनी कंडीशन को देखिए, आप अपने पैसे के एलोकेशन को गोल्स से लिंक करके देखिए, तब कितने पैसे चाहिए। करेक्ट। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, पर हो सकता है पैसे का आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में जरूरत हो, कितना लॉन्ग टर्म, सब मार्केट देखिए। 2-3 जो छोटे-छोटे प्रिंसिपल जो मैंने फॉलो किए, कि एक तो आप 10/1 का रूल फॉलो करिए, कि आपको नेक्स्ट 10 साल में जो पैसे चाहिए, वो आप 100% इक्विटी में लगाइए। 9 साल में चाहिए 90% लगाइए, 8 साल में चाहिए 80% लगाइए, 7 साल में चाहिए 70% लगाइए।
बाकी आप and अलग-अलग एक सिंपल सा रूल है। और सेकंड है कि 90% पैसा आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगाएँ डाइवर्सिफाइड। उसमें आप ये इसको सिंपल रखिए, ये सेक्टर वाइज़, ये थीमेटिक, स्मॉल कैप, मिड कैप, लॉन्ग टर्म में समझ जाइए। मैंने हमेशा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में डाला और लॉन्ग रन में वो अच्छा ही देता है आपको। यदि आप मिड कैप, आप यदि बीएसई 250 इंडेक्स और 500 ईटीएफ में पैसे लगाओगे, तो आपको बढ़िया पैसे बनेंगे mm, और सेफ बनेंगे। तो आप उसको चुनिए और 10% पैसा आप खुद मैनेज करिए, बिकॉज़ आपका नॉलेज बढ़ता है। आपको आपको पता चलता है इकोनॉमी क्या है, आप सीखते भी हो, है ना? तो नॉलेज इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 10% पैसा से आप नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाइए, फिर 5 साल में देखिए कि आपका 90% ज़्यादा पैसा परफ़ॉर्म कर रहा है कि आपका 10% ज़्यादा कर रहा है। यदि आपका पैसा 10% ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो पूरा 90 निकाल लीजिए, 10% म्यूचुअल फंड में दे दीजिए, 90% आप खुद मैनेज कीजिए। वेल यू आर अ बेटर फंड मैनेजर देन फंड। तो तो वो आप करिए, तो आप हमेशा, और या उसका रेशियो आप चेंज करते रहिए। correct. पर आप शुरुआत ऐसे ही करिए। पर हमेशा अपना ये 10% पैसा खुद मैनेज करिए, जिससे क्या होगा, आपको खुद को न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छा लगेगा, आपको इकोनॉमी टेक करना अच्छा लगेगा, स्टॉक मार्केट टेक करना। तो कैपिटल मार्केट इज़ अ फंडामेंटली वेरी गुड थिंग। आपको इसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। और आपको कैपिटल मार्केट में रहोगे तो आपको ये रहेगा गोल्ड कहाँ जा रहा है, डॉलर कहाँ जा रहा है। यू विल बी Is अटैच्ड be विद द इकोनॉमी। connected absolutely. तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने बताया फॉर द यंगस्टर्स। आई थिंक मेरा भी एक सिमिलर व्यू है कि एज अ यंगस्टर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करें, सबसे पहले तो यस आप अपना वेल्थ को डाइवर्सिफाइडली करके इन्वेस्ट कीजिए। आप सब पैसा अपना खुद मैनेजमेंट कीजिए, कुछ प्रोफेशनल को दीजिए। आई थिंक 1/10/1 का जो आपने रूल बताया, वैसे आई थिंक एक और रूल सब लोग फॉलो करते हैं कि जो आपकी एज है -100 उतना पैसा आप इक्विटीज़ में डालिए, बाकी आप सेफर एसेट क्लासेस में डालिए। एंड एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज़ अ यंगस्टर आप अपनी हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, रीडिंग आर्टिकल्स, मार्केट्स के बारे में बड़े लोगों का क्या ओपिनियन, उनका वीडियोज़ सुनिए। बिकॉज़ वो नॉलेज आप जो भी गेन करेंगे ना, वो आगे जाके आपका एक एसेट बनेगा। और डेफ़िनिटली थ्रू द इयर्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो पैसा आप खुद से मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ गिविंग हायर रिटर्न्स वर्सेस द प्रोफेशनल या म्यूचुअल फंड आपने जिसको दिया है, तो डेफ़िनिटली वो जो रेशियो है उसको चेंज कीजिए। बट स्टार्टिंग में ये मत सोचिए कि यू आर द बेस्ट पर्सन एंड आप स्टॉक मार्केट में हीरो हो। बिकॉज़ आज के दिन में मैं या फिर आई थिंक सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि स्टॉक मार्केट इज़ एन ओशन जहाँ आप एवरी डे कुछ नया सीखते हो। और हम भी लास्ट मे बी मैं 10 साल से हूँ सर, मोर देन 25-30 ईयर्स से मार्केट्स में। तो वो भी ये कहेंगे कि मार्केट्स में हमें एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है एंड हम अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं ताकि हम आगे जाके अपने डिसीजंस को सही कर पाएँ, जो गलतियाँ हैं उनको सुधार पाएँ। और स्टॉक मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन, आप हमेशा गलतियाँ करोगे, आप बेचते वक़्त भी गलती करोगे, अरे बढ़ गया, लेते वक़्त भी गलती करोगे, अरे गिर गया, बट उसी से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। तो दैट इज़ वाज़ अ ग्रेट कन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया मुझे कि ये स्टॉक मार्केट जो मेरा बहुत क्लोज़ टू हार्ट है एंड आई एम देयर एज़ अ प्रोफेशनल ओवर देयर ओनली। तो उसमें आपके साथ आपकी विज़डम को लेके एंड आपके ग्रेट नॉलेज को जो हमने ऑडियंस को शेयर किया। जैसे एक कहावत है गिवर्स गेन। तो आई थिंक आपने डेफ़िनिटली जैसे आपने कहा कि आपने नेशन बिल्डिंग और फिलैंथ्रोपी आपके एक बहुत क्लोज़ टू द हार्ट है। तो मुझे पता चला आपने ट्री कैंपस बोल के एक इनिशिएटिव चालू किया है। तो मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी कितना इम्पोर्टेंट है और आपने क्यों ये चालू किया एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट, ये लोगों तक पहुँचे ताकि लोग भी इंस्पायर हुए ऐसी चीज़ें चालू करने। देखिए, ये इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ हमारी एक फैमिली की इनिशिएटिव है। इसमें मेरा बेटा कृष्णा मित्तल काफ़ी रोल प्ले करता है, मेरी वाइफ़ आभा मित्तल काफ़ी रोल प्ले करती है। मेरे बेटी है 2 सलोनी मित्तल, विधि मित्तल। सो इसे इसे फैमिली वेंचर एंड हमारा फिर सस्ता सुंदर से भी काफ़ी इसको सपोर्ट रहता है। इसका आइडिया, जैसे मैं गाँव से कलकत्ता आया तो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम थी इंग्लिश, कि हिंदी से इंग्लिश कैसे पढ़ाया है। तो वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी विशाल प्रॉब्लम थी। तो इसको मैंने कहा सोल्व कैसे करें? और फिर मैं काफ़ी स्टडीज़ देख रहा था कि भई जो इंग्लिश है वो, आज आप देखिए कि एक इंडिया का कंडीशन देखिए कि इंडिया एक ऑयल इम्पोर्ट करता है और अपने अपने उस ऑयल सारे इम्पोर्ट बिल को अपने जो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उसे मेकअप करते हैं। तो आज इंडिया टिका हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन में आगे बढ़ रहा है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर एक अपना आईटी एक्सपोर्ट है और उसकी बहुत बड़ी फैक्टर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है फॉर प्रोग्रेस।
और यदि आप देखेंगे कि कैसे ये लोगों के जीवन को बदलता है, तो आप 2 स्टेट के लोग जो दिल्ली जाते हैं उसका आप कंपैरिज़न करिए। एक तो वुमेन्स जो झारखंड से दिल्ली गई, उनकी एवरेज सैलरी 8 से 10,000 रुपए दिल्ली में मिलती है। एक तमिलनाडु से जो लड़कियाँ दिल्ली गई, उनकी सैलरी 20 से 25,000 पैसे ले रही है। ये भी काफ़ी स्टडी जिसके बारे में पब्लिश हुई। उसका मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है लैंग्वेज। तो जो झारखंड से जाती है उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो घर के छोटे-मोटे काम करना, बर्तन पूछना, कपड़े धोना ये करती है। तमिलनाडु की लड़कियाँ इंग्लिश जानती है। 2 सेम ही स्कूल 10-12 क्लास पढ़ी थी, पर वो शॉप्स में सेल्स गर्ल बन जाती है, कॉल सेंटर में काम करती है, नर्सेज बन जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ा डिफरेंशिएट फैक्टर करती है और अपनी रीजनल लैंग्वेज की स्टडीज़ भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और फिर मैं राजस्थान गया था, वहाँ पे भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कुछ विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम बनाया। मैंने वहाँ देखा फैकल्टी को इंग्लिश नहीं आती, फैकल्टी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन मेरे बेटे ने सुझाया कि वो ऐप बनाता है, उसका नाम हमने रखा ट्री कैंपस एकेडमी। तो ऐप चलता है, तो ऐप के माध्यम से आप बांग्ला टू इंग्लिश सीख सकते हो और हिंदी टू इंग्लिश सीख सकते हो। और गेमिफिकेशन से सिखाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और इसकी जो साथ में आपकी ज़ूम पे, यूट्यूब पे आपकी क्लासेज होती है, वीकली क्लासेस। तो आपको जो भी क्वेश्चन्स है वो आप फेस टू फेस टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। और फिर कुछ स्कूलों में हमने टेलीविज़न लगा के स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, तो वहाँ बच्चे इंग्लिश सीखते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों में सुधार आ रहा है। और अभी मैं, यदि आप लास्ट 2 साल का काम देखेंगे, तो 50,000 बच्चों ने इसमें इंग्लिश सीखी। मैं समझता हूँ 50,000 लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो ये काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ा सकता है स्किल सेट। और इंग्लिश एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो कि आदमी को बहुत हेल्प करती है। इसलिए मेरे ख्याल में ग्रेट, आई थिंक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये है। एंड आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट किया कि आज के दिन में इंग्लिश, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए आपको ग्लोरीफाई करती है, बट दैट्स अ नेसेसिटी कि अगर आपको आगे ग्रो करना है, अगर आपको आगे जॉब में जाना है या आगे बिजनेस करना है, आगे मे बी एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और एक बहुत ही अच्छा ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं थ्रू योर CSR इनिशिएटिव। आई थिंक जितने भी लोग हैं जिनको ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप अपने मदर टंग से आप इंग्लिश सीख सके, तो आई थिंक प्री कैंपस इज डूइंग सम ग्रेट जॉब। आप जाके ऐप में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन आई थिंक गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, एंड दैट्स अ CSR इनिशिएटिव ऑफ प्रसाद सुंदर। तो ये बहुत फ्री है और हमेशा फ्री रहेगी। बहुत ही अच्छी बात, आई थिंक ये तो फॉर द ऑडियंस दिस इज सम ग्रेट लर्निंग, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि जो उन्होंने स्टार्ट किया, बट ये हमेशा एक गोल होना चाहिए जो मेरे लाइफ का भी गोल है कि आप हमेशा गिविंग बैक टू द सोसाइटी आपका एक विजन में एक पार्ट होना चाहिए कि कैसे आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। जिन्होंने आपने जिनको आपने काफ़ी कुछ लिया है सोसाइटी पे, वो आपको एट आफ्टर एज आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। एंड एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। सो विद दिस आई थिंक वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा आपके लिए कि मुझे पता चला है, मुझे सोर्सेस से पता चला है कि आप अपनी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल के मैं आपसे चाहूँगा कि बुक का टाइटल क्या है? आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? और आपको कैसे ये एक आइडिया आया कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए? तो मैं चाहूँगा आप ऑडियंस से हो जी। देखिए, बुक का टाइटल है क्रैकिंग द मारवाड़ी कोड। और ये मैं बुक लिखने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को 2047 तक एक विकसित भारत की जर्नी तय करनी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको लीड कर रहे हैं। और कोई भी लीडर्स से ज़्यादा वो खुद भी कहते हैं हमारे कि भी जन भागीदारी ज़रूरी है। तो हमारी देश को सबको पार्टिसिपेट करने से विकसित भारत बने। तो उसमें जैसा मैंने आपको पहले भी चाणक्य के बारे में बताया कि नॉलेज इज़ नॉलेज, आपको सबका से नॉलेज आता है। करेक्ट। पर आप अपने देश के एग्ज़ाम्पल, देश की सक्सेस के एग्ज़ाम्पल को यदि आप सामने में रखे हो, तो लोग बाग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो तो एक एक मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने एक काफ़ी स्पेशलाइज़ करके बिज़नेस को ग्रो किया है। एक पर्टिकुलर एरिया से निकल के बिना कोई बैकिंग के आगे बढ़े। तो उस कम्युनिटी में ऐसा क्या है? तो मैं काफ़ी लोगों से, मेरे इंडस्ट्री माइक्रोसेक के टाइम से काफ़ी अच्छे-अच्छे लोगों से संपर्क में आया, उनकी ग्रोथ स्टोरीज देखा शुरू से। और वो जो बोलते हैं उसमें ये वन लाइनर्स प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं। वो प्रोवर्ब्स में मेरा शौक था, मैं नोट कर लेता था डायरी में। तो उसमें फिर मैंने देखा एक एक पूरी कल्चर का रिफ्लेक्शन आता है।
तो मैंने कहा उस कल्चर के रिफ्लेक्शंस को कैसे उसने इम्पैक्ट किया लोगों की सारी मिली-जुली भावनाओं को, और कैसे एक पूरा इकोसिस्टम बन गया, उसको कोडिफाई करना चाहिए। तो फिर मैंने प्रोवर्ब्स को बेस करके पूरी बुक लिखी है, वो अभी नेक्स्ट 15 दिन में आ जाएगी। इसे ब्यूटीफुल बुक। और ये आपको देखेंगे कि एक एक जो कल्चर जो बनती है, वो आम लोगों की भाषा से एक-दूसरे से कनेक्ट होकर के और कैसे बनी। और इसका क्रक्स यदि आपको समरी कहूँ तो इसका ग्रोथ का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, कि कैसे एक-दूसरे से जुड़ की जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की जो हिंदुस्तानी सनातनी कल्चर है, उसने कैसे पूरी कम्युनिटी को बिज़नेस सेंस से जोड़ करके आगे बढ़ा दी। करेक्ट। तो वो आपको पूरे किताब में जो उनकी जो बातें हैं, उससे आपको आइडियाज़ लग जाएगा और आप ये देखेंगे कि ये वो सारा जो बिज़नेस है, वो आप जो चीज़ें वही है जो ग्लोबल कंपनियों का बेस बनी। जैसे मैंने आपको बताया कि भी फोकस, करेक्ट। एक मारवाड़ी में कहावत है कि घोड़े की चाल सीधी चोखी। एकदम, है नहीं? तो मतलब आप देखेंगे कि आप बारात में घोड़ी लेते हैं तो उसके आगे 2 पट्टी लगा देते हैं, उसको सीधा देखना है। सीधा देख। उसी पे बना के फोकस रहना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। करेक्ट। तो वो बहुत यूज़ करते हैं लोग बाग घोड़े की चाल से। जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे घर-घर में बोला जाता है, "हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।" अब ये हर बच्चे के कान में घुसता है। तो हर आदमी सोचता है कि फेलियर इज़ ऑल्सो गुड। कहीं तो हाँ, लोग वैसे रिलेट करते हैं कि हारेगा बाबा श्याम हमारा। तो ये जो चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो आम भाषा में जो यूज़ करते हैं, वो आप इस किताब में पाएँगे। ऐसी 61 जो अलग-अलग लोकोक्तियाँ हैं, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। एंड उसका बाद में उसको दो डिस्क्रिप्शन से मेरे दोनों वेंचर को कैसे शिपिंग मिला, एंड फिर लास्ट में जाकर के आपको क्या करना चाहिए। मॉडर्न लैंग्वेज में टू डू लिस्ट है। ओह वाओ! तो आप खाली लोकोक्ति के बारे में जानेंगे नहीं, ये भी जानेंगे कि उससे मेरे को क्या बेनिफिट मिला 2 वेंचर्स में, और आप ये भी जान पाएँगे कि आपको भी क्या-क्या उससे लेसन लेना चाहिए। तो ये एक हमारी जो देसी ग्रोथ स्टोरी की जो हमारी प्रैक्टिस है, जो सक्सेस हुई, उसी प्रैक्टिस को मैंने बुक फॉर्म में डाल दिया ताकि आपको उसका पूरा कोड मिल सके। हाँ, तो आई थिंक मैं बहुत-बहुत बधाई दें इशिता ने। आई विल कांग्रेचुलेट हिम दैट बहुत ही एक अच्छा बुक हम सबको मिलने वाला है बहुत जल्दी, क्रैकिंग द मारवाड़ी कोड। तो आई थिंक जैसे मित्तल सर ने बताया कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोकोक्तियाँ हैं, एक टू डू लिस्ट आपको मिल रहा है कि और प्लस उनकी सक्सेस सीक्रेट्स मिलेगी, कैसे उन्होंने 2 वेंचर्स को सक्सेस किया, स्केल किया। एंड आई थिंक वी ऑल आर अवेटिंग दैट। आई थिंक बहुत ही जल्दी वो लॉन्च हाँ, निकल 10-15 दिन में आ जाना चाहिए। क्या बात है! तो बहुत ही जल्दी ऑडियंस आप रेडी हो जाइए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बुक आई थिंक मैं भी इसको जल्दी तुरंत ऑर्डर करने वाला हूँ। नहीं, आपको ऑर्डर करने की अब ज़रूरत नहीं है। हम ई-बुक पब्लिश करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। ओह वाओ! तो मेरा पर्पज़ इसको लेके कोई ये नहीं कि भी इसे पैसे बनाने हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि आप ये कह सकते हो कि भई ये जो ज्ञान है जिसने अपने, बिकॉज़ क्या होता है कि मैंने भी देखा कि आप ऐसी बुक पढ़ते तो आप रिलेट नहीं कर पाते। फिर आपको ये रहता है कि भई एक ऐसे एटमॉस्फेयर में मेरे साथ के लोग आगे बढ़ गए, तो उसी कल्चर में आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि ये कर लिया तो मैं कर लूँगा। तो अपनी भाषा का जो नॉलेज होता है ना, वो अपने बुक्स में डाल के आप अपने देश में आगे बढ़ाते हो तो फैलने में मदद मिलती है। नॉलेज एक ही है, तो पर अपने लोगों का जो किया हुआ चीज़ है उसको लोग रिलेट फील कर पाते हैं। करेक्ट। तो रिलेट फील करें हमारे यंगस्टर्स उस चीज़ से, तो वो ज़्यादा फैलेगा, ये उद्देश्य है। क्या बात है! तो आई थिंक बहुत ही नोबल कॉज़ है ये कि भई आप ये बुक सारे सबके लिए अवेलेबल रहने वाली है और आप आई थिंक द ऑडियंस विल नॉट वेट फॉर दैट वंडरफुल बुक जो आप जिस तरह आपने आर्टिकुलेट किया कि कैसे आपने मारवाड़ी कोड्स को यूज़ करके अपने बिज़नेस में सक्सेस पाया और डेफिनिटली टू डू लिस्ट है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मित्तल सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। आई थिंक द ऑडियंस आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे लगी सर की जर्नी, सर का विज़डम, सर का नॉलेज एंड मैंने भी अपना थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया। सो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक अ ग्रेट पॉडकास्ट लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एंड वन्स अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी एंड फॉर गिविंग दिस ग्रेट विज़डम एंड जर्नी। वी विल कीप डूइंग सच पॉडकास्ट एंड मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा तो डेफ़िनेटली इसको शेयर भी कीजिए अपने लोगों के साथ।
अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ और सीख पाएँ। Thank you, Dugari. Thank you, viewers, for your kind time and excitement that you listen to me. Thank you so much.